ओके, बजट शुरू करते हैं पिलर 2 में। ठीक है, बजट में सबसे पहले आता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, सब्सिडी एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशंस। तो इससे भी फिर होती है फिजिकल पॉलिसी। यूजिंग फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस द सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन in the economy to accomplish certain national goals such as income distribution, social income redistribution, social economic welfare, economic development and inclusive growth. तो गवर्नमेंट पास ये फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट होता है टू अचीव सम नेशनल गोल्स, राइट। और फिजिकल पॉलिसी मीन्स यूज ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर पर्पज ऑफ स्टेबलाइजिंग एंड डेवलपमेंट। बजट क्या होता है? बजट बजट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 112 में है और यही वर्ड मेंशन किया गया है। बजट शब्द कहीं मेंशन नहीं किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बजट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगले फाइनेंशियल ईयर के क्या क्या एस्टिमेट, मतलब लगभग क्या हो सकता है रेवेन्यू, मतलब कहाँ से पैसा आएगा, और एक्सपेंडिचर कहाँ पैसा खर्चा करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। बजट इज़ ए प्राइमरी टूल फॉर गवर्नमेंट यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इस फिजिकल पॉलिसी। जो भी फिजिकल पॉलिसी होती है ना, कि हम इतना यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इतना वहाँ करेंगे, इतना यहाँ करेंगे, इसका ये बजट होता है। रेवेन्यू कहाँ से पैसा आएगा, एक्सपेंडिचर कहाँ पैसा खर्चा करेंगे। अब द फंड रिलेटेड टू बजट, 3 तरह के फंड होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 आर्टिकल में होता है। इसमें इनकम टैक्स के बारे में, इसमें कौन कौन से कहाँ से पैसा आता है। इनकम टैक्स से आता है, जो लोन रेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आता है। जो लोन रिकवर्ड होता है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आता है। विड्रॉल एंड इसमें जो पैसे निकालने होते हैं तो हमें पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 एक्ट आर्टिकल में आता है। इसमें कहाँ से पैसा आता है? इनकमिंग प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग, पोस्टल डिपॉजिट, ETC, इन सबसे फंड आता है। गवर्नमेंट एक्ट लाइक, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्ट करती है जैसे बैंकर की तरह, ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम हेयर टू देयर। सो इसमें पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती। ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही पैसे इसमें निकाला जा सकता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये इमरजेंसी कंडीशंस के लिए होता है। इसमें भी एग्जीक्यूटिव एक्शन से पैसा निकाला जा सकता है। इसमें ये इसको मैनेज करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 265 में क्या होता है? फाइनेंशियल बिल टू ऑब्टेन पार्लियामेंट। फाइनेंशियल बिल जो होता है, फाइनेंस बिल, इसमें फाइनेंस बिल वो होता है जहाँ से पैसे जाने से आने हैं। टू ऑब्टेन पार्लियामेंट परमिशन टू कलेक्ट टैक्सेस, यहाँ से पार्लियामेंट की परमिशन लेते हैं फाइनेंस बिल से। तो फाइनेंस बिल पास होगा तो फाइनेंस एक्ट बनेगा, और फिर जो प्रपोजल है बजट में कि हम यहाँ से टैक्स लेंगे, वो टैक्स सब पास हो जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस एबॉलिश टैक्सेस एज प्रपोज बाय द गवर्नमेंट बट कैन नॉट इंक्रीज द टैक्सेस बियॉन्ड व्हाट गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड इन द फाइनेंस बिल। ठीक है, जो भी फाइनेंस बिल में जो भी टैक्सेस प्रपोज्ड हैं, पार्लियामेंट कम कर सकती है या एबॉलिश कर सकती है, बट बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि बढ़ाएगी तो उसे एज ए मनी बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। आर्टिकल 114 क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल होता है। एप्रोप्रिएशन बिल मतलब कि हम टू ऑब्टेन, इसमें पार्लियामेंट की परमिशन लगती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे को बाहर निकालने के लिए। इसमें एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, पहला चार्ज अपॉन और दूसरा मेड फ्रॉम। चार्ज अपॉन मतलब ये वो होते हैं जिसको पार्लियामेंट डिस्कस तो कर सकती है बट वोट नहीं करते, दे आर नॉन वोटेबल। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी और नॉन वोटेबल है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम CFI, ये क्या होता है? ये वो दे ये डिमांड फॉर ग्रांट वाले, ये वही वाले होते हैं मेड फ्रॉम CFI। इसमें वोटिंग होती है, वोटिंग करने के बाद ये पास होता है। फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल आर कंसिडर्ड एज मनी बिल, इनको मनी बिल बोलते हैं अंडर आर्टिकल 110। देयरफॉर 110 होगा, 110। देयरफॉर राज्यसभा अप्रूवल इज नॉट नेसेसरी। ये मनी बिल है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। मनी बिल में राज्यसभा कोई काम नहीं होता है। एट मैक्स दे कैन पुट दे कैन कंसिडर, डिस्कस और कंसिडर 14 दिन के लिए, बट उसके बाद वो बिल पास हो जाएगा। अगर राज्यसभा कोई अमेंडमेंट भी प्रपोज करती है तो लोकसभा के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं होता कि उसके अमेंडमेंट को बात माने ही और दिन पास करे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, सॉरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है
अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, ठीक है। अंडर विच डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यही निकालता है, इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है। और इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करना कोई नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर और टू प्रेजेंट इट, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस नहीं है, ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। अब देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। अभी है इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर काम होता है बजट को प्रिपेयर करना, पहली बात, और इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करना, बजट फिर सर्वे, ठीक है, इन दोनों को प्रिपेयर करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इसी से एसोसिएटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एसोसिएट विथ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये प्रिपेयर करता है द एस्टिमेट्स, प्रिपेयर द एस्टिमेट्स ऑफ हाउ मच मनी विल हैव टू बी स्पेंट ऑन द फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, से कितना मनी स्पेंड करना है, ये इन सब चीज़ों का ये एस्टिमेट प्रिपेयर करता है जनरल, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर कौन कौन से आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये सब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कौन कौन सा आता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आता है पब्लिक सेक्टर बैंक का जो रिकैपिटलाइजेशन है वो भी फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आता है। पब्लिक सेक्टर फाइनेंस इंटरमीडिएट्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब दीपम का डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम होता है, दीपक जो इन्वेस्टिस इन्वेस्टमेंट होता है इसको दीपम देखता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो अब दो चीज़ होती है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, दो बातें होती है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट। जब सेम आदमी पे इंसिडेंस भी हो और इम्पैक्ट भी हो तो डायरेक्ट टैक्स मानेंगे, और वही चीज़ सेम आदमी पे नहीं हो तो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखो इसमें तीन तरह के टैक्स होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव टैक्स का ऐसे मत समझ लो, ग्राफ बनेगा आपका ऐसे ऊपर जा रहा है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट बढ़ेगा, तो प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे टैक्स बढ़ेगा, रिच पेज मोर टैक्स ऑन इनकम देन पुअर, ठीक है। ज़्यादा पैसा ज़्यादा टैक्स, ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। अब आता है रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स ऐसे रहेगा नीचे की तरफ। रिग्रेसिव टैक्स में आता है रिच पे स्मॉल परसेंटेज ऑफ द इनकम एज कम्पेयर टू पुअर, ठीक है। अब इसे इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी इसमें कोई एक टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट पे जो भी कर लगता है, जो भी टैक्स लगता है, अब गरीब देगा तो ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम उसको चली जाएगी, और जब रिच देगा तो कम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम चली जाएगी, तो ये रिग्रेसिव टैक्स है। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, रिच हो चाहे पुअर हो सेम टैक्स, सेम परसेंट ऑफ इनकम लगेगा, ठीक है। सेम परसेंटेज ऑफ इनकम, ठीक है। अब जैसे कुछ टैक्सेस में कह दें कि फ्लैट 25% ऑफ है तो वो प्रोपोर्शनल टैक्स है, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स में मोर परसेंट ऑफ द इनकम, रिच पेज मोर परसेंटेज ऑफ इनकम, ये डायरेक्ट टैक्सेस, जितने डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना उसमें, ठीक है। जैसे आपकी इनकम स्लैब बढ़ती जाएगी आपका टैक्स स्लैब भी बढ़ता जाएगा। रिग्रेसिव टैक्स जैसे कि मान लो आपका ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और प्रोपोर्शनल टैक्स में फ्लैट 20%, फ्लैट 50%, सब लोग एक ही बराबर का पे करेंगे, ठीक है, फ्लैट प्रोपोर्शन में। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री कैन बी बेस्ट बॉट थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जैसे जैसे लोगों को पैसा बढ़े टैक्स बढ़ता जाए, और रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, मतलब जैसे जो गरीब है वो कम पे करे, जो अमीर है ज़्यादा पे करे। अब आता है कि एडम स्मिथ के 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के 4 कैनन, 4 सिद्धांत। पहला इसमें देखो इसका सी स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। सी से क्या है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, मतलब क्या है कि पता होना चाहिए कि कितना टैक्स स्लैब रहेगा और डेट क्या है देने की पैसे। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, टैक्स पेयर शुड नॉट बी मेड वेट फॉर ए माइल लॉन्ग क्यू, और मतलब बहुत सारे जब भी हम टैक्स पे करें तो हमें सुविधा होनी चाहिए टैक्स पे करने की, ठीक है। अब आता है कैन ऑफ इक्वालिटी, मतलब टैक्स शुड बी इक्वल प्रोपोर्शनेट टू द इनकम, अगर आप ज़्यादा कमाते तो ज़्यादा पे करो, कम कमाते तो कम पे करो।
काइंड ऑफ इकोनॉमी, मतलब ऐसा टैक्स कलेक्शन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर 100 करोड़ का टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको कलेक्ट करने में बस 10-12 करोड़ लगे, ये नहीं कि 99 करोड़ टैक्स ही लग गया टैक्स कलेक्ट करने में, तो लेट इनकम कुछ हुई नहीं। तो इकोनॉमी, तो काइंड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ई स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर, कैन ऑफ सर्टेनिटी, कैन ऑफ कन्वीनियंस, और कैन ऑफ इक्वालिटी, कैन ऑफ इकोनॉमी। अब आता है डायरेक्ट टैक्स के टाइप। डायरेक्ट टैक्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स इनकम में क्या क्या लगता है? डायरेक्ट टैक्स ऑन इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जो जो कंपनी कमाती है वो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वो होता है जैसे कोई कंपनी कहती है कि मुझे तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, 0% है मेरा फ़ायदा, तब भी आपको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स, जो हम इनकम कमाते हैं उसमें इनकम टैक्स लगता है, ये डायरेक्ट टैक्स है। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मतलब हम किस शेयर में इन्वेस्ट किया, उस शेयर को अब वो शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उससे हमें इनकम बन रही है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। कैपिटल गेंस टैक्स क्या है? मान लो आज मैंने कोई ज़मीन खरीदी, उसको 10 साल बाद बेची और मुझे बहुत सारा फ़ायदा हुआ, तो मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है। और कुछ टैक्स होते हैं जैसे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जैसे बॉन्ड है, शेयर है, डिबेंचर है, इन सब में होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स मतलब कोई कमोडिटी खरीदी हमने, कोई गेहूँ चावल कुछ भी खरीदा कमोडिटी, और उसमें उसका दाम बढ़ा तो कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी देना पड़ता है। अब स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से टैक्स आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में? एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और इसमें ये डायरेक्ट टैक्स है। प्रोफेशनल टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग और मैक्सिमम 2500 पर ईयर की है सीलिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग है, बट रियल में नहीं है, इतनी इससे ज़्यादा है। तो और अब देखो लैंड रेवेन्यू में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन ड्यूटी में लगा सकती है, प्रॉपर्टी टैक्स में लगा सकती है। तो प्रॉपर्टी टैक्स, तो इन सब में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। एक्सपेक्टेड कलेक्शन वाइज क्या है? ऐसा मतलब एक्सपेक्टेशन है कि जो अगर इनडायरेक्ट टैक्स का हम देखेंगे कि कलेक्शन कितना होगा, तो कॉर्पोरेशन टैक्स सबसे ज़्यादा आएगा, देन इनकम टैक्स आएगा, देन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आएगा, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स की मेरिट और डीमेरिट में। पहली बात तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, मतलब इसका ग्राफ ऐसे जाएगा कि अगर आदमी रिच है तो ज़्यादा टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, पुअर है तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि इनकम इनइक्वालिटी कैन बी रिड्यूस, तो हम इनकम इनइक्वालिटी को हम कुछ कम कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोट सिविक कॉन्शियसनेस, कैसे? क्योंकि जब टैक्स देते हैं ना तो हमें लगता है यार हम टैक्स दे रहे हैं तो फिर हमें सरकार को मतलब अकाउंटेबिलिटी में, मतलब किसी तरह सरकार की अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए कि टैक्स का पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हैं, तो हमें एक कॉन्शियसनेस भी आती है, हम समझते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कैसे आ रहा है, ठीक है। टू इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स टू इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जैसे जब इनकम टैक्स को हमें बचाना होता है ना, तो हम अगर तो कई सारे ऑप्शंस देते हैं कि आप इंश्योरेंस करा लो, आप सेविंग कर लो, आप इन्वेस्ट कर लो, तब आपका टैक्स माफ़ हो जाएगा। तो ये इन्वेस्ट करता है। इलास्टिसिटी होती है, मतलब इनकम लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीजेज द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ेगा आपका टैक्स जो रेवेन्यू भी बढ़ता जाए। कैसे? मान लो पहले 5 लाख कमाते थे, अब 10 लाख कमाते हो, तो आप हायर स्लैब में आ जाओगे। पहले 5% वाली स्लैब में थे, अब 10% वाली स्लैब में आ जाओगे। तो जैसे ज़्यादा कमाओगे वैसे ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। कैन रिड्यूस वोलेटिलिटी इन इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट बाय इम्पोजिंग टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स ही है। ये जब करेंसी का एक्सचेंज होता है ना, जैसे कि मान लो रुपए से हमने डॉलर में एक्सचेंज किया या डॉलर से हमने रुपए में एक्सचेंज किया, तो इस समय इस एक्सचेंज में टोबिन टैक्स लगता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि वोलेटिलिटी जो एक्सचेंज करते समय होती है उसको कम करना, ठीक है। इसका डीमेरिट्स क्या क्या होता है? नैरो बेस होता है। नैरो बेस कैसे होता है? क्योंकि केवल 4% लोग ही तो पे करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज़ को काउंट नहीं की जाती डायरेक्ट टैक्स में। फॉर एग्जांपल एकेडमिक बुक कंपनी हो कोई और वर्सेस फिल्म स्टार जो प्रमोट कर रहा है सिगार, एक तो किताब को प्रमोट कर रहा है, एक सिगार को प्रमोट कर रहा है, लेकिन दोनों ही केस में जो एक्सटर्नलिटीज़ है उसको मैनेज नहीं, उसको काउंट नहीं किया जाता। दोनों ही 30% का टैक्स पे करते हैं क्योंकि दोनों के बिजनेस हैं। हार्डशिप ऑन नॉट काउंटेड, मतलब एक कारपेंटर अपना कैसे पैसा बना रहा है और एक स्लीपिंग लैंडलॉर्ड, एक ऐसा लैंडलॉर्ड है बस सोता खाता पीता हकता मुकता इतना ही करता है और वही पैसे कमा रहा है, लेकिन दोनों टैक्स तो दोनों बराबर ही दे रहे हैं क्योंकि दोनों की इनकम बराबर है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जब जैसे मान लो कोई कहते हैं कि बहुत हाई लेवल डायरेक्ट टैक्स लगा देंगे तो आदमी क्या है काम ही नहीं करना चाहेगा और कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं है करना आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपये कमाते हो, कहते हैं कि 90 रुपये का तुम्हारा टैक्स लग जाएगा, तो आप 10 रुपये के लिए साला मैं क्या ही काम करूँ, नहीं करूँगा, घर पे रहूँगा,
जब पूरा पैसा चला ही जा रहा है तो प्रोन टू लिटिगेशन एंड लूप होल्स। अब देखो बहुत सारे लूप होल्स निकाल के लोग टैक्स अवॉइडेंस टैक्स इवेजन करते हैं, ठीक है। ये हो गया। आप देखते हैं आगे यूनियन टैक्स सेस एंड सरचार्ज, ठीक है। एनी यूनियन टैक्स, जो भी यूनियन टैक्स होता है या फिर जो भी टैक्स होता है कंप्यूटेड ऑन टैक्सेबल इनकम, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम 8 लाख रुपए कमाते हो तो 5 लाख तक तो कोई तुम्हारी टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। 5 के ऊपर जैसे बड़े टैक्सेबल इनकम हो गई तो 8 लाख में टैक्सेबल इनकम तो केवल 3 लाख की है, ठीक है। कंप्यूटेड ऑन टैक्सेबल इनकम प्रॉफिट ट्रांजेक्शन को अभी कहाँ गोज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहाँ पे जाता है। लेटर ऑन डिवाइड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एज पर द फाइनेंस कमीशन का फार्मूला, ठीक है। जो भी फाइनेंस कमीशन का फार्मूला होगा वहाँ से वो यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाएगा। एक्सेप्ट इफ IGST, जो IGST होता है ये डिवाइडेड बेस्ड ऑन द GST काउंसिल के फार्मूले से, ठीक है। CGST होता है वो अपना फाइनेंस कमीशन बताएगा, और IGST होता है वो अपना GST काउंसिल बताता है कैसे तुमने शेयर करना है। सरचार्ज के बारे में बात करें, सरचार्ज क्या होता है? कंप्यूटेड ऑन टैक्स अमाउंट, टैक्स ऑन टैक्स पे कंप्यूट किया जाता है, और इसका कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता कि किस पर्पस से किया जा रहा है, ठीक है। दिस अमाउंट विल नॉट गो टू ये, ठीक है, दिस अमाउंट विल नॉट गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इट इज़ नॉट शेयर विद द स्टेट यूजिंग फाइनेंस कमीशन फार्मूला। सरचार्ज को हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं शेयर करते हैं, ठीक है। यूनियन टैक्स को शेयर करते हैं बट सरचार्ज को नहीं करते हैं, है ना। और इनका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता कि ये क्यों लगाए जा रहे हैं, बस ये लगाए जा रहे हैं। सेस का क्या मतलब होता है? कंप्यूटेड ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स और सरचार्ज होने के बाद जो इनकम बनती है उस पर लगेगा सेस। इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत सेस, ठीक है। इट विल गो इनका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी लग रहा है गंगा सेस, गंगा क्लीनिंग सेस, स्वच्छ भारत सेस, ऐसा करके सेस होता है, ठीक है। इट विल गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फ्रॉम देयर इट विल गो टू द स्पेसिफिक फंड, मतलब इन पब्लिक अकाउंट्स। ये सेस जो है क्योंकि इसका स्पेसिफिक पर्पस होता है, ये लास्टली जाते हैं पब्लिक अकाउंट में। अब कुछ इसमें जो जस्ट कंपनसेशन सेस है ना, इस शेयर्ड विद द स्टेट, ठीक है। और एज पर द GST फार्मूला जो भी कंपनसेशन सेस जो एक्सेस ले जाता है GST कंपनसेशन सेस, ये शेयर किया जाएगा विद स्टेट और बेस्ड ऑन GST फार्मूला, GST काउंसिल फार्मूला, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लो। देखो IGST और सरचार्ज और सेस, ये 3 चीज़ होती हैं। IGST, सरचार्ज और सेस हाउ टू शेयर विद द स्टेट, ये कौन डिसाइड करता है? GST काउंसिल, ठीक है। IGST, सरचार्ज और सेस, इनमें फाइनेंस कमीशन का कोई लेना देना नहीं है। इनको में ये कैसे डिवाइड मतलब शेयर किए जाएंगे या फिर इनका क्या होगा स्टेट के साथ, ये मतलब सेंट्रल स्टेट के साथ डिपेंड करता है GST फार्मूले से, GST काउंसिल के फार्मूले से, ठीक है। ऑल सेस के बारे में देखो, ऑल गो टू द, देखो सारे के सारे जो पैसे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे, बट लेटर ऑन जो सेस है वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका स्पेसिफिक पर्पस होता है। अब सरचार्ज का एक और जेनरिक समझ लें। सरचार्ज मतलब टैक्स क्या है? टैक्स फॉर एनी पर्पस। सरचार्ज फॉर एनी पर्पस। सेस क्या है? फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। टैक्स शेयर किया जाता है विद स्टेट से, सरचार्ज स्टेट से शेयर नहीं किया जाता है, और सेस भी शेयर नहीं किया जाता है, समझ गए। सरचार्ज और सेस दोनों ही शेयर नहीं किया जाता है स्टेट से। ये तीनों के तीनों जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, बाद में जो सेस वाला है जाएगा पब्लिक अकाउंट में, ठीक है। अब जो डिविजिबल पूल होता है, अब जैसे जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है जो सेंटर का, उसमें जो ये पोर्शन है ये वाला, तो ये तो सरचार्ज और सेस से मिलकर बना है, और जो ये पोर्शन है ये वो टैक्सेबल इनकम वाले हैं, टैक्स जो आया है, तो ये तो डिविजिबल है बट ये डिविजिबल नहीं है, इसको किसी बंटवारा नहीं होगा, बस इससे बंटवारा होगा। 42% स्टेट को जाएगा, 58% सेंटर को आएगा, ठीक है। मान लो तो इनकम थी 1 करोड़ थी, ठीक है। 1 करोड़ में इनकम टैक्स का जो कुछ है बस इसी से डिवाइड होगा सेंट्रल स्टेट में, बाकी जो सेस सरचार्ज है वो 100 के 100% पूरा स्टेट के पास जाएगा। सॉरी क्या बोलते हैं, जो सरचार्ज और सेस है ना, वो 100 का 100% सेंटर पे जाएगा, कोई बंटवारा नहीं होगा स्टेट के बीच में। सेस का जो पैसा है
लास्ट मतलब पब्लिक अकाउंट्स में ही उसको रखते हैं जिसका पैसा, क्योंकि उसका स्पेसिफिक पर्पस है एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 270 अलाउ सेंटर टू कीप फुल अमाउंट ऑफ सेस एंड सरचार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझ लो। जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है 270 में कि जो सेंटर है, सेंटर पूरा का पूरा सेस और सरचार्ज का पैसा रख सकता है अपने पास में, ठीक है। पार्लियामेंट मेक्स लॉ टू क्रिएट सेस एंड इट डिजिग्नेटेड फंड, ठीक है। इक्विलाइजेशन लेवी देखते हैं, गूगल टैक्स। देखिए इफ देखो इसको समझते हैं, इक्विलाइजेशन लेवी क्या होता है, ये फिर गूगल टैक्स क्या होता है। इफ फॉरेन कंपनी मेक्स प्रॉफिट इन इंडिया दे विल हैव टू पे 40% कॉर्पोरेशन टैक्स। सही बात है, सही बात है। इफ एन इंडियन बिजनेसमैन परचेज डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्लॉट इन गूगल एडसेंस फेसबुक, ठीक है। अगर मान लो कोई इंडियन बिजनेसमैन है, उसने कोई डिजिटल एडवर्टीजमेंट करवाई गूगल में या फेसबुक में, दोज फॉरेन एड कंपनीज आर मेकिंग प्रॉफिट बट अर्लियर दे डू नॉट पे टैक्सेस ऑन द प्रॉफिट, क्लेमिंग देयर बिजनेस एक्टिविटी ऑफ डिस्प्लेइंग एड इज डन आउटसाइड इंडिया ऑन ग्लोबल सर्वर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पूरा पूरा पैसा जो बिजनेसमैन ने कंपनी को दिया, कंपनी कह रही थी कि हमने तो ऐड दिखाया है, लेकिन सारा का सारा हम ये जो प्रोसेस है किसी ग्लोबल सर्वर से हो रहा है, इसलिए इस पर जो इनकम हो रही है इस पर हम टैक्स नहीं देंगे। लेकिन बजट 2016 में कुछ चेंजेस किए गए हैं कि इम्पोज करा 6% का टैक्स ऑन सच इनकम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनीज ऑफिशियली कॉल्ड इक्विलेशन लेवी, और गूगल टैक्स नॉट अ पार्ट ऑफ, ये जो गूगल टैक्स बोला गया है ये इनकम टैक्स एक्ट का नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये जो अलग से तुम एक डिजिटल ऐड निकाल के जो पैसे कमा रहे हो और उस पर जो सरकार टैक्स मांग रही है, जिसको इक्विलेशन लेवी बोल रही है, वो इनकम टैक्स का या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स का पार्ट नहीं है जो कि तुम देते हो अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। और फॉरेन कंपनी कैन नॉट डॉज इट सेइंग वी आर प्रोटेक्टेड अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इन आवर होम कंट्री। और फॉरेन कंट्री ये भी नहीं कह सकती इस तरह के टैक्सेस में कि भाई हम तो DTAA के हम पार्ट हैं, इसलिए हम दोनों जगह टैक्स नहीं देंगे दोनों कंट्रीज़ में, ठीक है। आप देखो फ्रांस हैज़ इम्प्लीमेंटेड टैक्स ऑन लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज कॉल्ड गाफा, गूगल एप्पल फेसबुक अमेजॉन, फ्रांस ने ये टैक्स लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल समझ लो इसमें क्या है कि आपको 6% टैक्स ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे देना पड़ेगा। सर्विसेज जो ऑफर्ड की जा रही बाई नॉन रेजिडेंट एंटिटीज़, जो भी इंडिया में नहीं रहते, नॉन रेजिडेंट एंटिटी अगर वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस ऑफर करें तो 6% का टैक्स देंगे, और 2% का टैक्स वो लोग देंगे जो फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी है, जो फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी वो 2% का टैक्स देंगी। फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी देंगी 2% टैक्स, और फॉरेन मतलब नॉन रेजिडेंट एंटिटीज़ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पर 6% का टैक्स देंगे, ठीक है। और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या होता है कि मतलब कोई कंपनी ऐसे अपना टैक्स डिडक्शन दिखाए और ऐसा मैनिपुलेट करे अपने चीज़ों को कि नेट प्रॉफिट जीरो आए, और वो कह सकते हैं कि भाई हमें जीरो प्रॉफिट तो हम कहाँ से टैक्स देंगे। तो चिदम्बरम ने 1996 में 18.5% का मैट लेके आए थे वो, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जब ये तब यूज़ होता है जब आपका प्रॉफिट जीरो हो रहा हो ऑन बुक प्रॉफिट पे यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला, राइट। अब 2018 में जो गिफ्ट सिटीज़ हैं उसमें मैट है 9% का, गिफ्ट सिटी में वैसे भी कंसेशन दिया जाता है तो मैट 9% का है, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अब क्या है लेविड ऑन शेयर होल्डर्स डिविडेंड इनकम। DDT क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अभी जो भी कोई शेयर होल्डर है उससे वो डिविडेंड से जो पैसा कमाता है उसके इनकम पे ये टैक्स लगता है, ठीक है। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स व्हेन ए ओनर मेक्स प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज कैपिटल एसेट सच एज नॉन एग्रो लैंड प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, पेंटिंग, व्हीकल, मशीनरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब में जो भी पैसा कमाता है उससे बोलते हैं, उस पर उसे टैक्स देना पड़ता है, इसे बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। अभी दो तरह से डिवाइड होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। कैपिटल गेन्स टैक्स सब डिवाइड इंटू लॉन्ग टर्म जिस पर उसे 20% का देना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म जिस पर 15% देना पड़ता है। इसमें ऐसा लगभग है कि 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे और आप 20% का टैक्स दोगे, क्योंकि अब वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है। शॉर्ट टर्म में 3 साल से कम का होता है, 3 साल कम के अंदर अगर आप बेच खरीद रहे हो और उसका उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो आपको केवल 15% ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इन प्रैक्टिस क्या होता है, द बायर, जो बायर रहता है जो खरीदता है, विल डिडक्ट दैट मच ऑफ पोर्शन फ्रॉम द पेमेंट टू सेलर एंड डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। मान लो मैंने किसी से ज़मीन खरीदा
तो मैं ही सेलर का कुछ पोर्शन काट लूँगा और उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दूंगा. हाउ वेयर सम पीपल फ्रॉम शेल कंपनी अब्रोड एंड डू ट्रांजेक्शन फ्रॉम देयर टू अवॉइड पेइंग टैक्स इन इंडिया. शेल कंपनी तो होती ही इसलिए कि टैक्स अवॉइडेंस कर सकें. ठीक है. एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होता है, मान लो हमारी 5 लाख की इनकम है. ठीक है. अप टू 2.5 लाख मान लो अगर रूल है कि कोई इनकम नहीं लगेगी तो 0% टैक्स देना पड़ेगा. फ्रॉम 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर 2.5 लाख की इनकम है, टैक्सेबल इनकम, उसमें मान लो 5% का टैक्स देना पड़ रहा है तो हमें देना पड़ेगा 12,500 रुपये. अब 5 और क्योंकि 5 लाख तक की इनकम है तो 5 से 10 लाख कोई मतलब ही नहीं, 10 से ऊपर कोई मतलब नहीं. अब टोटल इनकम टैक्स हमारा कितना हुआ, 12,500. मान लो रिबेट हमें मिल गया 12,500, कहीं से रिबेट मिल रहा है हमें. ठीक है. तो 12,500 में 12,500 की छूट मिल गई तो हमें टैक्स 0 पे करना पड़ेगा. अब सरचार्ज जो भी होता है वो टैक्सेबल इनकम पे होता है. टैक्सेबल फाइनली कितना है हमारा टैक्स 0, तो 0 पे 0. सेस कितना होता है वो भी सरचार्ज प्लस टैक्स. टैक्स तो इतना है, सरचार्ज इतना है, इस पे 4% 0. ठीक है. तो इनकम टैक्स हम कितना देंगे 0. अब आता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. मतलब ये उनके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब अगर तुम कोई कंपनी में काम कर रहे हो, अगर तुम कोई कंपनी में काम करो, तुम्हें मंथली इनकम मिल रही है तो तुम अपना टैक्स पे करते हो. बट जो कुछ लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फॉर एग्जांपल लॉयर है, डॉक्टर है, ब्लॉगर हो गया, कुछ भी मान लो, तो ये लोग का इन पे कैसे टैक्स लगाओगे, इनकम टैक्स कैसे लगाओगे इन पे. तो ये क्या करते हैं, फॉर देम इनकम टैक्स एक्ट हैज़ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम. ठीक है. दैट इज देयर इनकम प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज X% ऑफ देयर ग्रॉस रिसिप्ट एंड on that amount they have to pay income tax depending upon slab of 5, 20, 30 applicable plus applicable cess and surcharge. ठीक है. ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम उनके लिए है जिनकी जैसे अकाउंटिंग नहीं हो पा रही है तो वो ग्रॉस रिसिप्ट पे अपना लगा देंगे टैक्स. ठीक है. अब आता है TDS TCS. ये कहता है TDS मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TCS मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. अभी क्या होता है, ये मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म किस चीज़ की मैकेनिज्म, टू डिस्करेज टैक्स इवेजन. ऐसे मैकेनिज्म से टैक्स इवेजन रुक सके, बंद हो सके. टैक्स डिडक्शन एक्स सोर्स क्या होता है कि सपोज कॉलेज पेज 10,000 रुपये टू फ्रीलांस विजिटिंग फैकल्टी. ठीक है. और करता है. अब इस पर क्या करेंगे, सो इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर्ड सच. देखो मान लो कि कोई एक मास्टर है, उसको 10,000 रुपये मिलता है. देन हाउ टू एश्योर दैट पेमेंट रिसिप्ट रिपोर्ट हैज़ इन हाउ टू इंश्योर दैट पेमेंट रेसिपिएंट रिपोर्ट्स हिज इनकम टू द टैक्स अथॉरिटी. कैसे ये कहोगे कि वो 10,000 रुपये अपने टैक्स अथॉरिटी को दिखाएगा ही दिखाएगा, अदरवाइज ही कुड अवॉइड पेइंग टैक्सेस. सो इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर सच ऑर्गेनाइजेशन टू डिडक्ट पोर्शन ऑफ द पेमेंट एट सोर्स एंड डिपॉजिट टू द IT डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द पैन कार्ड ऑफ दैट रिसिपिएंट. देखो इस तो ये कहा जाता है कि जैसे जो इंस्टीट्यूशन इस बंदे को 10,000 रुपये का पेमेंट कर रही है वही कुछ पैसे डिडक्ट कर ले और गवर्नमेंट पे जमा करें. ठीक है. अलॉन्ग विथ उस बंदे का पैन कार्ड. ठीक है. अलॉन्ग विथ उस बंदे का पैन कार्ड नंबर. ठीक है. देन पेमेंट रिसिप्ट विल बी फोर्स टू जो देन ये जो बंदा है जो 10,000 रुपये पाएगा वो क्या करेगा कि वो अपने टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और अनलॉक करेगा जो TDS अमाउंट है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे जो अमाउंट कट गया था उसको वापस पाने के लिए. टैक्स कलेक्शन एट सोर्स क्या है, मान लो कोई आदमी गया 50 लाख की गाड़ी खरीदने, तो जो कार शोरूम का ओनर है वो सेलर है, इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एक्स्ट्रा 1% फ्रॉम दैट बायर एंड डिपॉजिट टू IT डिपार्टमेंट. मतलब जैसे 50 लाख का मान लो उसने सामान खरीदा तो क्या काम करे, 1 लाख मतलब 1%, जैसे मान लो कि 1% हो गया आपका 50,000 रुपये, वो और ले और टैक्स वो डिपॉजिट कर दे डिपार्टमेंट में. फिर वो बंदा जो बायर था वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और अनलॉक करेगा उस अमाउंट को. ठीक है. तो पूरा प्रॉपर बैंक चैनल आ जाएगा, मतलब पूरा फॉर्मल चैनल आ जाएगा. तो इससे टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवोजन नहीं हो कम होगा या नहीं होगा. फिर टोबिन टैक्स क्या होता है, देखो जब भी ये एक तरह का टैक्स रखा गया है जब कोई करेंसी कन्वर्ट होती है, जैसे मान लो रुपये से डॉलर कन्वर्ट किया तो उस पर, या फिर डॉलर से रुपये कन्वर्ट किया तो एक स्मॉल टैक्स लगेगा एवरी टाइम जब भी कन्वर्जन होगा करेंसी का. ऐसा किस लिए किया जाता है, टू डिस्करेज, क्या डिस्करेज, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म की स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए ये टैक्स लगाए जाते हैं. एंड फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम
एंड फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मतलब जो भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं होती है कि डॉलर का प्राइस कम है, रुपए का प्राइस ज़्यादा है, इस पे लगा दो, ये सब को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। टोबिन टैक्स करेंसी कन्वर्ट होते समय लगाते हैं स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए और फ्लाइट फ्रॉम कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इसको रोकने के लिए, ठीक है। STT CTT क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजेक्शन, इस ये सारे अब तक जो पढ़ रहे हैं सब सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है, इज लेविड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ETF यूनिट्स, डेरिवेटिव्स एंड अदर सिक्योरिटी, इन सब में लगता है, ठीक है। कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या है, लेविड ऑन नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज ट्रेडेड ऑन कमोडिटी एक्सचेंज रेट, इन सब में लगता है, ठीक। सिक्योरिटी वही शेयर बॉन्ड ये सब में लगेगा, कमोडिटी मतलब नॉन एग्रीकल्चर जो भी कमोडिटी उसमें लगता है। अब आता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है, लेविड बाय यूनियन, यूनियन इसको लेवी करता है, ठीक है। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इसमें टैक्स का इंसिडेंस और टैक्स का इम्पैक्ट डज नॉट फॉल ऑन द सेम पर्सन, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज़ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगती है, एक्साइज ड्यूटीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग में लगती है, सर्विस टैक्स जो सर्विस प्रोवाइड करने में लगता है, वैट और GST, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स अंडर सेंट्रल बैंक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के टाइप क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के टाइप होते हैं एड वलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट, ठीक है। अब इसमें जैसे एड वलोरम, जो एड वलोरम लिखा है ना, वलोरम, अब देखो बी से वलोरम, बी से वैल्यू, ये किस पे लगता है, टैक्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की कोई चीज़ है तो 35% का टैक्स है, तो 100 पे 35 रुपये टैक्स लग गया, वैल्यू पे बेस्ड है। और ये स्पेसिफिक टैक्स क्या है, ये क्वांटिटी पे बेस्ड है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप एक सिगरेट बना रहे हो इतनी लंबी, जब इतनी लंबी सिगरेट बनाओगे तो एक्स अमाउंट का टैक्स देना पड़ेगा, X% का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 सिगरेट बनाओगे 65-70 लेंथ की, आपको 2 लाख रुपये एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये है स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट बेस्ड। एड वैल्यूरम मतलब वैल्यू बेस्ड है, 100 रुपये की चीज़ है तो 35 रुपये टैक्स लग गया। पिगोवियन टैक्स क्या है, पिगोवियन टैक्स क्या है, टैक्सिंग द कंपनी दैट क्रिएट सच नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है। जैसे मान लो कि इंडस्ट्री पोल्यूशन करती है, सिगरेट बनाती है, अल्कोहल बनाती है, इसमें नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, इन कंपनीज में पिगोवियन टैक्स लगाते हैं ताकि ये काम कम करें। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसकी मेरिट डिमेरिट दोनों होती है। इनडायरेक्ट टैक्स इज कन्वीनियंट टू कलेक्ट बिकॉज इसमें जो ट्रेडर होता है वही कलेक्ट करता है, और इसका मतलब जो ट्रेडर है वो अनपेड टैक्स कलेक्टर बन गए हैं, ठीक है। वाइट बेस होता है क्योंकि हर कोई देता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स तो केवल 4% देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स तो 100% देते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी भी है, स्मॉल इंक्रीज करोगे इनडायरेक्ट टैक्स में तो बहुत बड़ा कलेक्शन आएगा आपके हाथ में, ठीक है। कैन रिड्यूस हार्मफुल कंजम्पशन बाय इम्पोजिंग हायर टैक्स ऑन सिगार, इसमें अगर हम कोई प्रोडक्ट चाहते हैं कम से कम यूज़ हो, मान लो सिगरेट तम्बाकू चाहते हैं कम यूज़ हो, तो आप उनका इनकम टैक्स, उनका इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो उस पर। रिग्रेसिव होता है इसलिए क्योंकि रिच भी उतना ही पे करता है जितना पुअर पे करता है, और मतलब कि पुअर अपनी इनकम को ज़्यादा प्रोपोर्शन पे करता है एज कम्पेयर टू रिच। दिस टैक्स इज हिडन in the price, this tax is hidden in the price. Customers do not always feel to pinch of paying indirect tax, so promote less civic consciousness than डायरेक्ट टैक्सेस। लेस सिविक कॉन्शियसनेस इसलिए डायरेक्ट टैक्स में हम अपने हमें इनकम से कट रहा है तो हमें ज़्यादा लगता है कि जा रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स हम रोज़ देते हैं तो हमें कम लगता है कि कुछ जा रहा है ऐसा कुछ भी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स देखो हाई लेवल ऑफ करप्शन या इन्वेजन है इसमें, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हाइक होता है जब प्रोडक्ट बिकम एक्सपेंसिव, जब इनडायरेक्ट टैक्स आप बढ़ाते हो तो आपको प्रोडक्ट वैसे ही महंगा हो जाएगा, ठीक है, जिससे डिमांड कम हो जाती है। देयरफॉर लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी भी रहती है इन्वॉल्व, हाउ मच गवर्नमेंट विल एक्चुअली अर्न, क्योंकि अगर जैसे रेट बढ़ाओगे वैसे डिमांड कम हो जाएगी। 101 GST के लिए, 102 NCBC के लिए, 103 10% EWS कोटा है, ठीक है। अब 264 के अंदर क्या आता है आर्टिकल में कि ओनली यूनियन कैन इम्पोज IGST।
आईजीएसटी को कौन इम्पोज कर सकता है? ओनली यूनियन, केवल और केवल यूनियन, ओनली यूनियन कैन इम्पोज आईजीएसटी। आईजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो फॉर्मेट सेंटर और स्टेट के बीच में, और फॉर्मेट डिसाइड किया जाएगा बाई जीएसटी काउंसिल। सीजीएसटी जो होता है, सीजीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर स्टेट के बीच में, फॉर्मेट डिसाइड हो जाएगा बाई फाइनेंस कमीशन। जीएसटी काउंसिल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, हेड किया जाएगा बाई फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखो एल्कोहलिक लिकर जो फॉर ह्यूमन कंजप्शन में स्टेट ही अपना एक्साइज ड्यूटी लगाएगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और वैट लगाएगी फॉर सेल, ठीक है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पूरा स्टेट के पास सारा हाथ है, एक्साइज लगाएगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वैट लगाएगा फॉर सेल। आईजीएसटी सेस और सरचार्ज सारे रिलेटेड हैं जीएसटी काउंसिल के पास से रिलेशन डिसीजन। आईजीएसटी सेस और सरचार्ज का डिसीजन जीएसटी काउंसिल से आता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन को कोई लेना देना नहीं इसका। अब आते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में डिसीजन बाइंडिंग होता है, पहली बात तो क्यों चल रहा है, हाँ जीएसटी काउंसिल में जो जीएसटी काउंसिल डिसीजन बाइंडिंग होता है ऑन सेंटर एंड स्टेट, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A 279 का ए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब जीएसटी काउंसिल कंपोजिशन देख लो पहले। जीएसटी काउंसिल कंपोजिशन देख लेते हैं पहले। इसमें यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, इसमें स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। यूनियन से देखो फाइनेंस मिनिस्टर आता है जो चेयरमैन होता है, ठीक है। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ये आता है, दूसरा, दो बंदे ये हो गए। अब स्टेट में देखो ईच स्टेट के पास, ईच स्टेट प्लस दिल्ली और पुडुचेरी, सारे स्टेट प्लस 2 यूटी, ठीक है। सारे यूटी नहीं, केवल 2 यूटी और सारे स्टेट। यूटी कौन सी? दिल्ली और पौंडीचेरी। इनके पास ये दिल्ली और पौंडीचेरी के जो हैं ये लोग आते हैं, कैन नॉमिनेट 1 मिनिस्टर टू जीएसटी काउंसिल। ये हर स्टेट और दिल्ली पौंडीचेरी एक मिनिस्टर को अपॉइंट, 1 मिनिस्टर। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनका स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर ही हो, केवल एक मिनिस्टर जाएगा। इट मे बी देयर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और डिप्टी सीएम और एनी अदर मिनिस्टर, कोई भी हो सकता है, उनके विश के हिसाब से एक मिनिस्टर रहेगा उनका हर स्टेट से और यूटी और पौंडीचेरी, दिल्ली पौंडीचेरी से, ठीक है। वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। चेयरमैन तो आपका रहेगा वन फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन रहेगा स्टेट की तरफ से कोई भी एक मिनिस्टर जो कि किसी स्टेट से आया हो, ठीक है। वोटिंग पावर देख लो, 1/3 वोटिंग पावर तो सेंटर की है, 2/3 स्टेट की है, मतलब 33% इनकी है, 67% स्टेट की है। अब देखो कोई भी डिसीजन जो पास होगा उसके लिए 75% वोटिंग की, मतलब 75% का वोट चाहिए, मतलब 75% तो आप अर्न करो तभी कोई बिल पास होगा। आप मीटिंग का कोरम कितना रहेगा? कोरम रहेगा 50%, टोटल मेंबरशिप का 50% कोरम रहेगा। रेवेन्यू सेक्रेटरी नॉट फाइनेंस इज एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ जीएसटी काउंसिल। रेवेन्यू सेक्रेटरी, रेवेन्यू के जो सेक्रेटरी हैं वो एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ जीएसटी काउंसिल रहेंगे, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में क्या क्या डिसीजन होता है? लिस्ट ऑफ indirect taxes, cess, surcharge of the union and state will be subsumed under GST regime। सारे के सारे indirect taxes, सरचार्ज और सेस ये सबस्यूम हो गए अंदर जीएसटी रेजिम, ठीक है। अब देखो डिसाइड, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है डेट फ्रॉम विच क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, सिविल एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एलपीजी, ये 5 तरह के हाइड्रोकार्बन हैं, 5 टाइप के, ठीक है। इसमें 5 तरह में क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन और एलपीजी विल पुट अंडर जीएसटी रेजिम अंटिल देन एक्साइज पे। ये कब अंडर जीएसटी रेजिम पुट किए जाएंगे? अभी ये क्वेश्चन ये डिसाइड किया जाएगा भाई जीएसटी काउंसिल, और तब तक के लिए सेंटर लगाएगा एक्साइज और स्टेट लगाएगा वैट ऑन दीज 5 हाइड्रोकार्बन फ्यूल, ठीक है। विल बी यूनिलेटरली डिसाइडेड बाय यूनियन एंड इंडिविजुअल स्टेट। जो भी एक्साइज लगाओगे वो डिसाइड किया जाएगा, अपना यूनियन डिसाइड कर ले, और जो भी वैट लगेगा वो अलग डिसाइड कर ले स्टेट, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट क्या रहेगा जीएसटी में, ये डिसाइड करना जीएसटी काउंसिल का काम है। स्पेशल रेट ऑफ जीएसटी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर और कैलेमिटी, ये भी काम डिसाइड करने का कि आप डिसाइड करें जीएसटी काउंसिल। जैसे कि केरला में जब बाढ़ आई थी तो 1% का कैलेमिटी सेस लगाया गया था। इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये आईजीएसटी होता है, इस पर जो भी बातचीत होगी वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं? जैसे
ये तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं प्लस 3 हिमालयन स्टेट हैं, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट इज ये काम है। कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर देयर रेवेन्यू लॉस इन स्विचिंग फ्रॉम वैट टू जीएसटी रेजिम, वो वैट से जीएसटी में आए हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो जो रेवेन्यू को लॉस हुआ है उस पर विचार करना काम है जीएसटी काउंसिल का। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बिटवीन यूनियन एंड स्टेट और स्टेट एंड स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखो। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम है, अगर किसी यूनियन और स्टेट के बीच में कोई बात हो जाए या फिर किसी स्टेट के बीच में बात हो जाए तो ये काम है आपका इसका जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी नेटवर्क क्या है, ये मैनेज आईटी सिस्टम ऑफ जीएसटी। 2013 में प्राइवेट कंपनी थी, तब 51% शेयर प्राइवेट कंपनी के पास था, अब 24.5 सेंटर और स्टेट के पास था। लेकिन अभी 2018 में एक कैबिनेट की एक अप्रूवल से 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप आ गई है इसमें, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का समझ लो, ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था, इसने पूरे इंडिया की मार्केट को एक कॉमन मार्केट में बदल दिया। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब अगर मान लो यूपी से एमपी जा रहा है और टैक्स लगेगा तो उसमें कौन कौन टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, ये 2 टैक्स लगेंगे। आईजीएसटी अभी किसे मिलेगा, आईजीएसटी मिलेगा डेस्टिनेशन वाले को, मतलब एमपी को मिलेगा, ठीक है। यूपी से एमपी गए तो एमपी वाले को मिलेगा आईजीएसटी, ठीक है। अब ये 4 स्लैब फिलहाल हैं, 5, 12, 18, 28। इंडिया हैज़ डुअल जीएसटी मॉडल, बोथ सेंटर एंड स्टेट दोनों का अलग है, फॉर एग्जाम्पल सीजीएसटी और एसजीएसटी डुअल स्टेट मॉडल है। इंट्रा स्टेट मतलब अगर हम स्टेट के अंदर हम अपना कर रहे हैं इंपोर्ट अंदर तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन इंटर स्टेट कर रहे हैं तो सीजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी मिलेगा डेस्टिनेशन वाले स्टेट को। इंटर स्टेट में सॉरी आई थिंक गलती हो गई मुझसे, जो इंटर स्टेट होगा उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट में लगेगा आईजीएसटी, ठीक है। और आई थिंक आईजीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा, एस वाला लगेगा कंजम्पशन वाले को, कंजम्पशन डेस्टिनेशन स्टेट को। अभी आगे सही से पढ़ लेंगे इसको। इम्पोर्टेड जो भी होगा आइटम उसमें आईजीएसटी लगेगा, इम्पोर्टेड आईजीएसटी लगेगा, मतलब कस्टम ड्यूटी तो अभी हटी नहीं हमारी, तो कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी। इम्पोर्ट वाले में कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी, ठीक है। अब टैक्स ऑन कंजम्पशन पे टैक्स लगता है, मल्टीपल पॉइंट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आता है सेंटर्स डायरेक्ट टैक्स, सेंटर्स इनडायरेक्ट टैक्स सब्स्यूम्ड इन सीजीएसटी, ठीक है। जो सेंटर जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाता था और वो कौन कौन से सीजीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ यूनियन वेदर रिप्लेस्ड बाई सीजीएसटी और नॉट। देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या थी, जो भी इम्पोर्टेड चीज़ आती थी उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी सब्स्यूम नहीं हुई है, ठीक है। अभी भी कस्टम ड्यूटी इज़ नॉट रिप्लेस्ड और सब्स्यूम, इट्स सेपरेट फ्रॉम जीएसटी रेजिम। अभी भी इम्पोर्टेड गुड्स पे क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी, ठीक, कस्टम ड्यूटी और प्लस आईजीएसटी, कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी लगता है अभी भी इम्पोर्टेंट गुड्स पे, ठीक है। और स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी ये भी रिप्लेस्ड नहीं हुई हैं, ठीक है, ये सिंपली एबॉलिश कर दी गई हैं, अब ये नहीं लगती। काउंटरवेलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी ये अब नहीं लगती हैं, ठीक है। पहले क्या था, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम जो भी इम्पोर्टेड गुड्स आता है उसमें भी कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी लगता है। इंपोर्ट वाले पे कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी लगता है, इंपोर्टेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटी भी एबॉलिश नहीं की गई है। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता था कि पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स में पहले क्या होता था, इंटर स्टेट जो कॉमर्स होते थे, जो मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे, मान लो जैसे कि ये यूपी से गए एमपी, पहले क्या होता था कि ओरिजिन वाले स्टेट पे आपको सेल्स टैक्स लगता था, जैसे यूपी से ओरिजिन हुआ तो यूपी पे लगेगा, बट रिप्लेस कर दिया गया भाई आईजीएसटी। अब जैसे तुम इंट्रा स्टेट कर रहे हो, इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर ही कर रहे हो, तो आपका सीजीएसटी लगेगा प्लस एसजीएसटी लगेगा। और आप इंटर स्टेट कर रहे हो
तो आपको IGST लगेगा। IGST के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा CGST में प्लस SGST में, ठीक है। और इसको जो SGST रहेगा वो जाएगा आपका डेस्टिनेशन वाले पे, जैसे इस केस में MP में जाएगा, ठीक है। सर्विस टैक्स तो अपना रिप्लेस कर दिया गया बाय GST से। एक्साइज ड्यूटी समझ लो। अब देखो दो चीज़ बस याद रखो, एक तो होता है ये एल्कोहल वाला केस। एल्कोहलिक जो लिकर है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसमें पूरा स्टेट का कंट्रोल है, पूरा का पूरा, ठीक है। स्टेट कंट्रोल है, स्टेट ही लेवी करेगा, स्टेट एक्साइज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और वैट लगाएगा फॉर द सेल, ठीक है। और जो इसमें जो 5 हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हैं, जैसे क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, सिविल एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, LPG है, इस सब में क्या होता है कि सेंटर है वो लगाएगा एक्साइज, उसको जो मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, और स्टेट लगाएगा वैट, ठीक है। ये बस दो बातें याद रखो, पहला ये दूसरा। अब आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब है डायरेक्ट टैक्स, इनका ये रिप्लेस नहीं किए गए हैं क्योंकि GST है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्स्यूम्ड अंडर SGST कौन कौन से हुए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में? जो वैट ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट गुड्स को सेल करती थी उस पर वैट लगाती थी। अभी क्या है, वैट रिप्लेस्ड हो गया है, एक्सेप्ट बस एक केस में वैट अभी भी लगता है। फॉर एग्जांपल जो 5 हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल थे जिसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और LPG थे, इसमें अभी भी स्टेट का वैट लगता है और सेंटर का एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग में स्टेट का वैट भी लगता है, ठीक है, सेल के टाइम पे। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसमें अभी भी ये रिप्लेस नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें स्टेट अपना लगाता है स्टेट एक्साइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन और वैट लगाता है फॉर सेल, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, रोड टैक्स ऑन व्हीकल, ये रिप्लेस नहीं हुए हैं, ये CGST से रिप्लेस नहीं हुए, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और रोड टैक्स। अब परचेज टैक्स ऑन व्हीकल, एडवर्टीजमेंट टैक्स, इंट्रोएक्ट्रॉइक टैक्स ऑन लॉटरी एंड गैम्बलिंग, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये रिप्लेस्ड कर दिए गए हैं भाई SGST स्टेट GST से। अब देखो एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अब इसमें भी देखो फिर से एक बार देखो, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में पूरा पर स्टेट कंट्रोल है, स्टेट लगाएगा एक्साइज टैक्स ऑन प्रोडक्शन, वैट लगाएगा ऑन सेल। और जो 5 तरह के जो आपके हाइड्रोकार्बन फ्यूल हैं जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और LPG, इसमें स्टेट लगाता है एक्साइज और सेंटर लगाता है एक्साइज ड्यूटी, सेंटर लगाता है मैन्युफैक्चरिंग में और स्टेट लगाता है वैट में। ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तो नॉर्मली होता क्या है, जब टैक्स की बातें करते हैं, नॉर्मली ए सेलर मस्ट कलेक्ट GST टैक्स फ्रॉम बायर्स एंड डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। नॉर्मली से मान लो ये सेलर है और ये बायर है, ठीक है। तो सेलर क्या करेगा, बायर से टैक्स को कलेक्ट करता है और डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट में, ठीक है। बट अगर क्या हो, इसके अपोजिट होने लगे, however in selected cases when seller is not registered with GST number while buyer is registered with GST number, seller GST number से registered नहीं है लेकिन buyer registered है, तो then buyer will have to deposit the tax to the government, तो buyer को डिपॉजिट करना पड़ेगा टैक्स गवर्नमेंट पे। तो इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। ई वे बिल क्या है, जब हम 50,000 रुपये से ज़्यादा की कोई चीज़ को, गुड्स को इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, है ना, दोनों ही, इंटर स्टेट भी और इंट्रा स्टेट भी और इंटर स्टेट भी, जो हम ट्रैवल करते हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, तो हमें सर्टेन डिस्टेंस को क्रॉस करने पर ई वे बिल जनरेट करवा लेना हो, मतलब करने से पहले हमें ई वे बिल जनरेट करना होता है। वो ई वे बिल जनरेट होता है GST एंड नेटवर्क पोर्टल से और ऐप, या फिर किसी ऐप से या फिर किसी SMS से, ठीक है। अब आता है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, ये अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और किस एक्ट के अंदर बनी है, सेंट्रल GST एक्ट के अंदर बनी है 2017, इसके अंदर बनी है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। एम क्या है, टू ट्रांसफर बेनिफिट ऑफ GST टू द कंज्यूमर, मतलब जो GST के अंदर GST के आने से जो भी रेट कम हुए हैं टैक्स के, उसका ट्रांसफ़र लोगों तक पहुँचे। नॉर्मली क्या होता है कि ये GST तो आ गई है लेकिन
बहुत सारे लोग अभी भी अपना टैक्स रेट कम नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो होटल वोटल वाले, वो पुराने पुराने वाले से बिल बना देते हैं, तो ऐसा नहीं हो, उसका बेनिफिट कस्टमर्स को मिलने लगे। अपील कहाँ करोगे? हाई कोर्ट में कर सकते हैं अपील को, ठीक है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ये क्या चीज़ होती है? ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंदर अंडर ये सेंट्रल जीएसटी के अंदर बनी हुई है। तो मतलब समझ रहे हो, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग बॉडी अथॉरिटी और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ये दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि यहाँ पर इस बॉडी में क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं कैन सीक सच एडवांस क्लैरिफिकेशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स रेटेड, जो टैक्स रेट्स हैं उनके अगेंस्ट में कोई क्लैरिफिकेशन एंटरप्रेन्योर्स को लेनी हो तो ले सकते हैं, जिससे कि ये बाद में जाके इशू क्रिएट ना हो और टैक्स अथॉरिटी को नोटिस ना दें कि आपने ये गलत किया वो गलत किया, ठीक है। पहले से क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। और हायर अपील इसमें भी कहाँ कर सकते हो तुम? हायर अपील यहाँ कर सकते हो, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, यहाँ पे कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है? इट रिड्यूसेस लिटिगेशन एंड हरासमेंट आफ्टरवर्ड, ठीक है। कंप्लायंस को ईजी बना देगा, ठीक है। जब सारा कुछ तुम पहले से पूछ लोगे कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं या क्या नहीं करना चाहिए, तो कंप्लायंस ईजी बना देगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईजी होगा, अट्रैक्ट कर रहा है फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये आता है HSN और SAC कोड। SAC क्या होता है? सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, आर यूज फॉर क्लासीफाइंग सर्विसेज फॉर GST रेट्स। GST रेट्स के हिसाब से सर्विसेज को क्वालिफाई किया जाता है और इस कोड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोचिंग सर्विस है तो SAC कोड ये यहाँ पे 18%, मतलब एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी बढ़ेगी, क्लासिफिकेशन का तरीका है एक तरह से। यूज फॉर क्लासीफाइंग सर्विसेज फॉर GST रेट्स, GST रेट जितना है उसके साथ सर्विसेज क्लासीफाई कर लेंगे और अकाउंटिंग ईजी करने के लिए। और हार्मोनाइज्ड सिस्टम फॉर नॉमेनक्लेचर, HSN क्या होता है? डेवलप्ड बाय वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इज़ यूज फॉर क्लासीफाइंग गुड्स फॉर GST रेट्स, ठीक है। जब सर्विसेज को GST रेट के हिसाब से करना है, क्लासीफाई करना है, तो सर्विस अकाउंटिंग कोड लगता है, और जब गुड्स को करना है तो आता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आता है। का बेनिफिट क्या है इन दोनों का? ये HSN और SCC को कोडिंग हेल्प करता है इन अकाउंटिंग, बिलिंग, डिजिटाइजेशन, सर्विलेंस एंड बिग डेटा एनालिसिस, इन सब में हेल्प करता है। अब पैन कार्ड, पैन नंबर क्या होता है? GSTIN, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और पर्सनैलिटी क्या होती है? अब देखो डिफरेंस क्या था। पैन जो होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये दिया जाता है, होता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर होता है पैन कार्ड इशू किया। और ये GSTIN होता है GST एक्ट के अंदर, और इसको कौन इशू, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। कौन सी अथॉरिटी? CBIC, मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। फुल फॉर्म पैन कार्ड का क्या होता है कि पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और इशू कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और GSTIN का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको कौन इशू करता है? CBIC, मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये इशू करता है। अब दोनों में अगला अंतर क्या होता है? एग्जाम्पल देखो, अल्फ़ा न्यूमेरिक है ये भी अल्फ़ा न्यूमेरिक है, पैन भी अल्फ़ा न्यूमेरिक, GSTIN भी अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो GSTIN वाले में क्या होता है कि ये पैन का पूरा नंबर होता है प्लस आगे के 2 डिजिट हो गए जो दिखाता है कि कौन से स्टेट से हो, और आखिरी में 3 डिजिट होता है, ठीक है। तो ये 10 अंक का हो गया डिजिट, और ये 15 का हो गया, राइट। अब आगे क्या है? डू ऑल टैक्स पेयर हैव इट, एवरी पैन कार्ड होल्डर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव GSTIN। वैसे मेरे पास पैन कार्ड तो है लेकिन मेरे पास GSTIN तो है नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, कोई बिजनेस तो खोल नहीं रहा मैं। और जबकि जो GSTIN होल्डर हैं उनको रिक्वायर्ड होता है कि उनके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे, और दोनों में ही नंबर्स अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों ही हैं, ठीक है। अब आधार कार्ड क्या होता है? आधार कार्ड में केवल नंबर होता है, कोई इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। 12 डिजिट का नंबर होता है, नो अल्फ़ाबेट्स। इशूड कौन करता है? UIDAI। ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ माइटी के अंदर, याद रखो। UIDAI स्टैट्यूटरी बॉडी है माइटी के अंदर। अब आता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है। अब आता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो हम क्लासीफाई करते हैं तो उसमें क्या एक क्राइटेरिया होता है,
ठीक है। जैसे हिल और डिफ़िकल्ट टेरेन, ये क्राइटेरिया होता है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया होगा। और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, एक साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। स्ट्रेटजिक लोकेशन अलॉन्ग द बॉर्डर, ये क्राइटेरिया है। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस होनी चाहिए। नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। तो ये सारे क्राइटेरियाज अगर मिट करते हैं तो हम स्पेशल कैटेगरीज का स्टेटस देते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात समझ लो, ये कब से देना स्टार्ट हुआ था? 1969 में 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था, गिविंग एक्स्ट्रा फंड एंड नॉक एंड टैक्स रिलीफ टू द सर्टन डिसएडवांटेज्ड स्टेट्स। तो 1970 से 1969 से ये रिकमेंडेशन के बाद ये शुरू हुआ था। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, हिल एरिया, टेरेन एरिया, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होना चाहिए, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। अब तक कितने हैं ऐसे? टोटल 11 हैं, जिसमें 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं और 3 हिमालयन स्टेट है। कौन से हिमालयन स्टेट होते हैं? JNK, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ब्लैक मनी क्या होती है? ब्लैक मनी मतलब हैव टैक्सेबल इनकम बट येट नॉट रिपोर्टेड टू द टैक्स अथॉरिटी। आपके पास टैक्सेबल इनकम तो है लेकिन आपने टैक्स के अथॉरिटी को रिपोर्ट ही नहीं किया, तो वो एक तरह से ब्लैक मनी होगी। पैरेलल इकोनॉमी क्या है? कि द इकोनॉमी दैट रन्स ऑन ब्लैक मनी, इसको पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। एक तो नॉर्मल रुपये पैसे चल रहा है, सब लोग काम करते हैं, लेकिन एक ब्लैक मनी कम से चल रहा है इकोनॉमी, तो वो पैरेलल इकोनॉमी होगी। टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन मतलब पर्सन हाइड करता है अपनी इनकम को और ट्रांजैक्शन को फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी, ये इलीगल है। ठीक है, टैक्स इवेजन है ये, मतलब हमारे पास हमने हाइड किया, हमने छुपाया, झूठ बोला, तो टैक्स इलीगल है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है? ये इलीगल तो नहीं है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है? कि तुम रूल्स में लूप होल ढूंढो और लूप होल ढूंढ के अवॉइड करो कि टैक्स ना पे करना पड़े। तो ये इलीगल तो नहीं है बट ये अनएथिकल है। ठीक है। शेल फर्म क्या होता है? दे डू नॉट, शेल फर्म, पोस्ट बॉक्स, लेटर बॉक्स कंपनी क्या होता है? दे डू नॉट हैव एनी एक्टिव बिजनेस, कोई भी उनका एक्टिव बिजनेस नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन क्रिएटेड विथ सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस। इस तरह की फर्म्स का कोई एक्टिव बिजनेस नहीं होता है, ये बस बनाई ही इसलिए जाती है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग हो सके, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन हो सके, टैक्स इवेजन हो सके, टैक्स अवॉइडेंस हो सके। ठीक है। ब्लैक मनी और को डील करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, आप देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये ED बोलते हैं। ED क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू। ED comes under Ministry of Revenue, Finance Ministry. ED is specialized financial investigation agency to enforce following laws. 2 लॉज ये इन्फोर्स करने के लिए बनी हुई है, पहला फेमा, दूसरा PMLA। फेमा क्या है? फाइनेंस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इन दोनों एक्ट में ये डील करता है ED। ठीक है। अब अगला आता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंफॉर्मेशन, सॉरी, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI, राइट। फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो ये CBIC के अंदर आता है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। ठीक है। ED और DRI दोनों ही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आते हैं। DRI is an agency against custom, narcotics, wildlife, arms related स्मगलिंग। जो बहुत सारी स्मगलिंग होती है ना, कस्टम से, मतलब विदेशों को सामान मंगा रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, नारकोटिक्स, कोई इस तरह के ड्रग्स वगैरह बेच रहे हो, या वाइल्ड लाइफ का ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, तो उसमें DRI डील करता है। ठीक है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसको हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर। अब आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये G7 का इनिशिएटिव है। इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, दो तरह की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हमेशा से था, टेरर फाइनेंसिंग 2001 में आया है, अमेंड करके लाया गया है। ठीक है। इसमें इंडिया मेंबर है। इसमें 2 तरह की लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, ब्लैक लिस्ट में ईरान है और नॉर्थ कोरिया है। ठीक है। OECD ऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली ये लोग जाने जाते हैं इनका जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के नॉर्म से, उसके लिए बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग।
ठीक है, मतलब ये उसमें कोई टैक्स हेवन में कोई तुम अपना खोल दो कोई कंपनी, प्रॉफिट वहाँ शिफ्ट कर दो, क्योंकि तुमने तो ये दिखेगा कि प्रॉफिट तो टैक्स हेवन कंट्री से में जनरेट किया गया है, तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या फिर टैक्स देना भी पड़ेगा तो बहुत नॉमिनल रहेगा। तो जो एक्टिव एरिया ऑफ ऑपरेशन है वहाँ पे तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राइट। आगे देखते हैं, पीएमएलए एक्ट जो 2002 का है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। मेन एजेंसी कौन सी है? ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। इसमें जैसे कोई केस बनता है तो सबसे पहले पीएमएलए एजुकेटिंग अथॉरिटी उसको देखेगी, उससे ऊपर अपील करके जब पीएमएलए अपीलेंट ट्राइब्यूनल पे जाओगे और उसके ऊपर जाओगे आप हाई कोर्ट पे जाओगे, ठीक है। अब आता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये क्या चीज़ होती है? इट इज़ ए टैक्स ट्रीटी है साइन बिटवीन टू कंट्रीज, और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ए टैक्स पेयर रिसाइड इन वन कंट्री एंड अर्न इनकम इन अनदर कंट्री, देन ही नीड नॉट टू पे डायरेक्ट टैक्स ट्वाइस इन टू कंट्रीज फॉर द सेम इनकम। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा इंडिया में रहता है और यूएस में बिजनेस करता है, ऐसा मान लो। अब मान लो बिजनेस में कुछ पैसा जनरेट हुआ, तो वो जो प्रॉफिट जनरेट हुआ और वही उसकी इनकम भी हुई, तो ऐसा ना हो कि यूएस में भी पे कर रहा है टैक्स और इंडिया में भी पे कर रहा है टैक्स, ठीक है। तो दोनों जगह पे नहीं करना चाहिए, एक जगह पे करना चाहिए। तो उसके लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करते हैं दो देश आपस में, ठीक है। ट्रिपिंग क्या होता है? मनी दैट लीव्स द कंट्री थ्रू वेरियस चैनल्स एंड मेक इट्स वे बैक इनटू द कंट्री फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की कोई मनी थी, ब्लैक में कमाया, उसको घुमाया, फिर यहाँ से केमन आइलैंड ले गए, मॉरिशस ले गए, फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट करवा दिया, तो वो ब्लैक से वाइट हो गई। तो मतलब इधर की मनी राउंड ट्रिपिंग करके इधर ही आ रही है। बेसिकली ये ब्लैक मनी का होता है मामला, तभी राउंड ट्रिपिंग होती है। ब्लैक से वाइट करने का बहुत आसान तरीका ये। POEM क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट टू टारगेट कंपनीज दैट रजिस्टर्ड अब्रॉड बट मैनेज फ्रॉम इंडिया। उन कंपनी को टारगेट करता है जो रजिस्टर तो है अब्रॉड में बट मैनेज हो रही है इंडिया में, ठीक है। अब इसको समझो। बॉलीवुड प्रोड्यूसर ए है, फॉर्म्स ए सेल कंपनी इन केमन आइलैंड बिकॉज इट हैज़ वेरी लो रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स। मतलब एक कोई बॉलीवुड का प्रोड्यूसर है, उसने एक केमन आइलैंड में अपनी एक सेल कंपनी खोली, और वहाँ क्यों खोल रहा? क्योंकि कॉर्पोरेशन रेट वहाँ है बहुत कम है। तो अब क्या करेगा? ही गिव्स हिज कंपनी इंटेलेक्चुअल मूवी डिस्ट्रीब्यूशन राइट फॉर हिज इंडियन मूवी। उसने क्या किया कि यहाँ से जो मतलब जो भी उसकी जो एक मूवी बनाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन राइट उसे दे दिया, और ये राइट उसने बेचे केवल 10 रुपये में उसे, ठीक है। इंडिया से उसने केमन आइलैंड में बेचे 10 रुपये में उसकी कंपनी में, ठीक है। और देन केमन आइलैंड की जो कंपनी है उसने डिस्ट्रीब्यूशन राइट उसके पास है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी वर्ल्ड वाइड, और उसने 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। तो अब देखा जाए तो क्योंकि केमन आइलैंड की कंपनी ने 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो दैट कंपनी इज़ नॉट लाइबल टू पे इनकम टैक्स टू इंडिया, बिकॉज वो तो केमन आइलैंड में है। अगर उसको टैक्स पे करना भी होगा तो केमन आइलैंड की अथॉरिटी को टैक्स पे करेगी। तो बट इस सब नाटक में हुआ क्या कि तुमने इफेक्टिवली तो तुमने जो फिल्म प्रोड्यूस की वो तो इंडिया में की थी, ठीक है, और इंडिया की अथॉरिटी कोई टैक्स नहीं मिलेगा क्योंकि 10 रुपये की डील हुई थी, और जो केमन आइलैंड की अथॉरिटी उसे पूरा टैक्स मिलेगा। तो बेसिकली तुमने एक तरह से ये जो किया ओवरऑल ये गलत तरीका था, ठीक है। अब क्या 50 करोड़ प्रॉफिट जो हुआ है, बट ही वुड नॉट पे एनी टैक्स इन इंडिया सेइंग इट्स फॉरेन कंपनी मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन टेरिटरी, सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नो जुरिडिक्शन। तो वहाँ पे जाकर टैक्स नहीं ले सकता है। तो ये सब एक तरीका है लूट मतलब टैक्स को अवॉइड करने का, टैक्स अवॉइडेंस का तरीका ये, ठीक है। लूप होल निकाला सिस्टम में, बट हेयर द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इंडिया, राइट। फ्रॉम वेयर द बॉलीवुड प्रोड्यूसर वॉज रियली टेकिंग द डिसीजन ऑफ दिस शेल कंपनी। सारी वो कंपनी इंडिया से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। तो बजट 2015 में क्या किया गया? इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ 2015 में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ POEM, सच ओवरसी फॉरेन कंपनी विल सब्जेक्ट टू इंडियाज़ 40% टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स सेस प्लस सरचार्ज। तो अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है तो वो कंपनी लाइबल है 40% कॉर्पोरेशन टैक्स सेस और सरचार्ज का, ठीक है। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये OECD का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं। तो ये क्या होता है, कैसे बेस का इरोजन होता है, प्रॉफिट शिफ्ट हो जाता है। तो वैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, MNC है, ओपन फास्ट फूड आउटलेट इन इंडिया एंड मेक्स 50 करोड़ प्रॉफिट, 50 करोड़ प्रॉफिट बनाया,
बाय डिफ़ॉल्ट होने क्या चाहिए कि 40% कॉर्पोरेशन टैक्स उस पर लगना चाहिए और 50 करोड़ 40% टैक्स अथॉरिटी को ले लेना चाहिए। बट अगर वो ये कहे कि एमएनसी ये शो कर दे कि जो इंडिया का आउटलेट है उसने पहले लोन भी लिया था, उसने रॉ मटेरियल भी लिया, उसने पेटेंट भी करवाई है टेक्नोलॉजी को, कहाँ से करवाई है, फ्रॉम द एमएनसी के सेल्फ फर्म्स जो बहामस में है, जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स केवल बहुत 2% है या 0% है, ऐसा कह के सारा का सारा प्रॉफिट वहाँ ट्रांसफ़र कर दें बहामस वाले जगह पर या केमन आइलैंड वाली जगह पर कर दे ट्रांसफ़र। तो होगा क्या, जब इंडियन आउटलेट में अगर प्रॉफिट जीरो दिखा दिया उन्होंने और कह दिया कि हमने लोन लिया था, हमने पेटेंट करी थी टेक्नोलॉजी, उन सब की रॉयल्टी हम वहाँ देते हैं बहामस वाले को, ये सब दिखा के अगर वो कह दे कि हमारी तो प्रॉफिट जीरो हुआ, तो इससे हो क्या क्या अब उसे 40% कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसे केवल 18.5% देना पड़ेगा, जो कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है। ऐसे करके वो देना चाहिए 40%, अब देगा 18.5%, तो टैक्स का इवेजन हुआ, बेस का इरोजन हुआ, प्रॉफिट शिफ्ट हो गया दूसरी कंपनी में। ठीक है, दस व्हेन एमएनसी शिफ्ट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स सोर्स कंट्री टू टैक्स हेवन टू अवॉइड एंड रिड्यूस पेइंग टैक्स, इट्स नोन एट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, अब ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या चीज़ होती है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग हैपेंड व्हेन टू सब्सिडरी कंपनी दैट आर पार्ट ऑफ द सेम मल्टीनेशनल ग्रुप ट्रेड विथ ईच अदर। कैसे करते हैं, मान लो कि कोको कोला यूएस की कंपनी है, उसकी एक कंपनी इंडिया में है और एक कंपनी केमन आइलैंड में है। इंडिया वाले में तो बहुत टैक्स लगेगा 40% का, केमन आइलैंड में लगेगा 0 से 2% का टैक्स लगेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि सपोज करो कि जो कोला की जो इंडिया की कंपनी है उसने सोशियो इंडिया, ये जो इंडिया में कंपनी है, इसके शेयर खरीदे। शेयर खरीदे कितने रुपए में, 10 करोड़ में खरीदे शेयर। ठीक है, अब क्या हुआ, 10 करोड़ के शेयर इसके पास हो गए। अब ये जो इंडिया की कंपनी केमन आइलैंड वाले को शेयर, यही शेयर सेम शेयर दे दिए 10 रुपये में, तो जो 10 रुपये है एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो गया, ट्रांसफ़र प्राइस 10 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखो जब 10 रुपये हो गया तो इसमें कैपिटल गेंस टैक्स तो लग नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल में कुछ गेन ही नहीं हुआ। 10 करोड़ का बेचा, दस करोड़ का खरीदा, 10 रुपये में बेचा, तो कोई कैपिटल गेन ही नहीं हुआ। राइट, अब क्या होगा, तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा इंडिया गवर्नमेंट को। अब केमन आइलैंड वाली कंपनी जो कहते हैं कि हमने केवल 10 रुपये में शेयर खरीदा, वो बेचेगी यूके वाली किसी दूसरी कंपनी को 100 करोड़ में। ठीक है, 100 करोड़ में बेचेगी, और मान लो 10 रुपये में खरीदी, 100 करोड़ में बेची, तो कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मोर देन 99 करोड़ रुपए। राइट, 100 करोड़ माइनस 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस प्रॉफिट पे इसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसे कंट्री में जहाँ पे ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स या फिर कैपिटल गेंस टैक्स ये तो केवल बहुत कम है, 0 से 2% तक में, तो इसको तो बहुत फ़ायदा हुआ। इसको फ़ायदा, ये जो यूएस की कंपनी को कोला है उसकी सब्सिडरी को कितना फ़ायदा हो गया, 100 करोड़ का फ़ायदा हो गया। अब लेकिन जो शेयर खरीद रहे थे, बेच रहे थे, वो तो था एक इंडियन शेयर, तो मतलब सोर्स शेयर तो इंडिया का है, और इंडिया कुछ नहीं मिला, इनको सब कुछ मिल गया केमन आइलैंड वालों को। ठीक है, मतलब कोको कोला कंपनी को सारा कुछ मिल गया। अब इसको समझो लैंग्वेज टर्म्स में, सपोज कोको कोला इंडियन सब्सिडरी बाय सोशो कंपनी शेयर, ठीक है, 10 करोड़ रुपये में, एंड देन सेल इट टू कोको कोला केमन आइलैंड सब्सिडरी 10 रुपये में, देन 10 रुपये इज द ट्रांसफर प्राइस। राइट, कोको कोला जो केमन आइलैंड में है फर्दर सेल शोज शेयर टू अदर कंपनीज एट वेरी हाई प्राइस, येट इंडियन अथॉरिटी विल नॉट गेट एनी कैपिटल गेंस टैक्स इवन दो कोको कोला जो यूएस होल्डिंग कंपनी में बी मेकिंग प्रॉफिट और कैपिटल गेंस ऑफ बिलियन फ्रॉम हिज इंडियन एसेट। जो सोशियो है ना, ये यहाँ से इसके इंडियन एसेट से प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन इंडिया को कुछ नहीं मिला, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, आप आगे देखते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये क्या होता है, गार, ये क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इन इनकम टैक्स एक्ट 2012 में आया था। गार एम्पावर इनकम टैक्स ऑफिशियल टू सेंड नोटिस टू बोथ इंडियन एंड फॉरनर्स फॉर सस्पेक्टेड ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, ये उन लोगों को टैक्स अवॉइडेंस का नोटिस भेज सकते हैं जिसमें सस्पेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरनर हो, फॉर टैक्स इवेजन बी। टैक्स अवॉइडेंस के लिए देखो, जो गार है GAAR, ये किसके लिए है, टैक्स अवॉइडेंस।
यहाँ लिखा भी है टैक्स अवॉइडेंस। और जो PMLA है, ये जो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट है, ठीक है, ये सब किसके लिए है? ये सब है टैक्स इवेजन के लिए। इवेजन, ये टैक्स इवेजन के लिए, ठीक है। सर्वे में ये देखा गया है, जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें ये था कि केवल 4% इंडिया के जो टैक्स पेयर्स हैं वो केवल 4% हैं। गवर्नमेंट गेट लेस टैक्सेस। जब गवर्नमेंट पास लेस टैक्सेस आते हैं तो पुअर फिजिकल कैपेसिटी उसके पास होती है, मतलब ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती है। फिजिकल कैपेसिटी मतलब फिजिकल कैपेसिटी का मतलब क्या है? हाउ मच मनी डज गवर्नमेंट अर्न विदाउट बोरोइंग। बिना कुछ बोरो किए कितनी मनी अर्न करती है, उसको बोलते हैं फिजिकल कैपेसिटी। अब आता है टैक्स बायोंसी। ये क्या चीज़ होती है? टैक्स बायोंसी होता है जैसे से GDP में ग्रोथ होता है, परसेंटेज चेंज आता है GDP में, उसके हिसाब से टैक्स के रेवेन्यू में क्या चेंज आ रहा है परसेंटेज वाइज, उसको बोलेंगे टैक्स बायोंसी, ठीक है। टैक्स बायोंसी इज़ वन ऑफ द की इंडिकेटर टू एसेस द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम की टू एसेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स टैक्स सिस्टम इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स मोबिलाइजेशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आप समझ लो, इफ GDP ग्रो बाई X%, देन हाउ मच परसेंट इनकम टैक्स कलेक्शन विल ग्रो। जब GDP X% से बढ़ेगी तो कितने परसेंटेज इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो, तो इससे ये पता चलता है कि इससे ये भी पता चलता है कि कितनी एफिशिएंसी से गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम वर्क कर रहा है, राइट। टैक्स की इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? टैक्स की इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? चेंज इन टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन टैक्स रेट। जैसे टैक्स का रेट बढ़ेगा तो टैक्स की रेवेन्यू चेंज में कितना रेवेन्यू चेंज होगा? मान लो 5% टैक्स था, अगर 5% यहाँ पे 10% कर देंगे तो टैक्स के रेवेन्यू में कितना चेंज आएगा, ठीक है। फिजिकल ड्रैग क्या चीज़ होती है? फिजिकल ड्रैग इज़ एन इकोनॉमिक टर्म वेयर बाई इन्फ्लेशन और इनकम ग्रोथ। जब जब इन्फ्लेशन हो, ठीक है, या इनकम ग्रोथ हो, एंड नॉट बाई इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू। इन्फ्लेशन जब इसको तो चलो बाद में समझेंगे, पहले समझो। फिजिकल ड्रैग इज इकोनॉमिक टर्म वेयर बाई इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ मूव्स टैक्स पेयर इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट। इन्फ्लेशन और इनकम की ग्रोथ की वजह से जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो एक हायर ब्रैकेट में आ जाते हैं। मान लो कि पहले 5% वाली स्लैब में थे तो अभी 10% वाली स्लैब में आ गए। दिस इन इफेक्ट इंक्रीज द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू विदाउट एक्चुअली इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। अब क्योंकि स्लैब में तुम ऊपर आ गए हो तो तुम ज़्यादा पे करोगे टैक्स को, तो गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है, ठीक है। द इंक्रीज इन टैक्स, जब टैक्स में इंक्रीज होता है, रिड्यूसेस द एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिंग फ्रॉम टैक्स पेयर एज लार्ज शेयर ऑफ देयर इनकम नाउ गोज टू टैक्स विच लीड टू डिफ्लेशनरी पॉलिसी और ड्रैग इन ऑन द इकोनॉमी। अब क्या है, क्योंकि तुम एक हायर टैक्स स्लैब में आ गए हो तो तुम ज़्यादा अपना टैक्स पे करते हो, तो तुम्हारे पास ज़्यादा डिस्पोजेबल मनी काफ़ी कम रहेगी, ज़्यादा खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं रहेंगे। तो क्या हो जाएगा कि लोगों के हाथ में पैसे जब कम रहेंगे, मतलब डिफ्लेशनरी पॉलिसी, डिफ्लेशन आ गया है, लोगों के पास पैसे कम है, डिफ्लेशन आ गया है, तो एक तरह का ये ड्रैग क्रिएट होता है इकोनॉमी में। लोग स्पेंड कम कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे कम है, तो ड्रैग इकोनॉमी में क्रिएट होता है, इसको फिस्कल ड्रैग बोलते हैं। अब आते हैं बजट में, आते हैं बजट में रेवेन्यू पार्ट से पहले देखते हैं हम लोग। ये पूरा बजट है, ठीक है। बजट में दो पार्ट होते हैं। बजट, पहले बात तो बजट कहीं लिखा हुआ नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, आर्टिकल 112। रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू पार्ट में भी दो पार्ट होते हैं। रेवेन्यू का मतलब लेस देन 1 ईयर वाली चीज़ें जो वो रेवेन्यू में आते हैं। कैपिटल मतलब मोर देन 1 ईयर वाली चीज़ें वो कैपिटल में आते हैं। रेवेन्यू में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला रिसिप्ट, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में क्या होता है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है रेवेन्यू, मतलब साल दर साल कहाँ से पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। पहले तो टैक्स से आता है, कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स से आता है और इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है? कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये सबसे डायरेक्ट पैसा आता है। GST, एक्साइज, कस्टम, इनडायरेक्ट पैसा आता है। और खर्चा कहाँ कहाँ होता है? खर्चा होता है इसमें, जैसे कि सॉरी, टैक्स से पैसा आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पैसा आता है, और नॉन टैक्स से भी पैसा आता है। नॉन टैक्स मतलब जैसे योजना, जो गवर्नमेंट अपनी अपनी चीज़ों को सेल करती है, जैसे योजना छापा, इंडिया ईयरबुक छापी, इन सब से उसने कमाई की। फिर डिविडेंड और प्रॉफिट, जो उनकी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, वहाँ से डिविडेंड आया, प्रॉफिट है, वो हर साल आता है, वहाँ से कमाई हुई। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था, वो अब वो हर साल लोन को रीपे कर, मतलब इंटरेस्ट को रीपे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो हर साल वहाँ से पैसा आता है।
फिर ग्रांट रिसीव, ग्रांट मतलब हर ईयर वाइज ग्रांट होती है। मान लो इस साल कोई अमेरिका ने ग्रांट दी, जापान ने ग्रांट दी, डेवलपिंग कंट्री ग्रांट देती ही हैं, तो वहाँ से पैसा आया, तो ये रेवेन्यू है। सारा का सारा एक साल के अंदर चीज़ें जहाँ से पैसा आया। अब रेवेन्यू में ही कहाँ का खर्चा होता है एक साल के अंदर ही? पहला खर्चा होता है कि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। इंडिया इतना लोन ले चुकी है, इतने लोन में उसको इतना लोन ली है, तो वो हर साल उसको पे करना पड़ता है लोन ना, इंटरेस्ट रेट। सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा यहीं जाता है, 6.7 करोड़ रुपीज़, 6.7 लाख करोड़, 6.7 लाख करोड़ रुपए इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। फिर हर साल वो ग्रांट देते हैं स्टेट को। ग्रांट भी दो तरह की होती है, स्टैट्यूटरी ग्रांट और होती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। ये सब ग्रांट हर साल देते हैं। सब्सिडी हर साल देनी पड़ती है। डिफेंस का बजट, डिफेंस हर साल उसका बजट बनता है। सैलरी पेंशन हर साल देनी पड़ती है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। अब आता है, अब इसमें समझ लो पहले, कैपिटल में जाने से पहले रेवेन्यू में समझ लो। रेवेन्यू में से जो ग्रांट होती है वो हर साल के लिए होती है, एवरी ईयर, हर साल। और जो लोन होता है वो हर साल नहीं, तो वो मोर देन 1 ईयर को, 5 साल का लोन, 6 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक, इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें जो एक्सपेंडिचर भी होता है ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे होता है, जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं लोन पे 6.7 लाख करोड़। अब ग्रांट गिवन 4.7, फिर सब्सिडी में सब्सिडी आता है 3.3। सब्सिडी में भी 3 पार्ट होते हैं, फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा है, देन फर्टिलाइजर सब्सिडी है, देन फ्यूल की सब्सिडी है, ठीक है। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू का डेफिसिट होता है कि रेवेन्यू का रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू डिसिप्ट क्या होगा, सॉरी, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू में मतलब कितना खर्चा किया माइनस कितना, सॉरी, कितना कमाया माइनस कितना खर्चा किया बटा कितना जीडीपी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये यहाँ 20 लिख दो, ठीक है। देखो रेवेन्यू जो रिसीट है वो हमारी 20 है, सॉरी वो हमारा 25 है, एक मिनट की जो पहले वैसे मॉड लगा दो। इसमें जो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है वो 25 है, ठीक है, ये 25 है, ठीक है। रेवेन्यू की रिसीप्ट कितनी है? ये 20 है। करने के बाद आया कितना? 5/210, और आया 2.2% ऑफ जीडीपी। तो रेवेन्यू डेफिसिट तभी होगा ना जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं हम, राइट। 25 है, 25 लाख करोड़ ज़्यादा कर रहे हैं, और ये 20 लाख करोड़ है, मतलब 5 लाख करोड़ ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो तभी तो डेफिसिट आया है 2.2 का, 2.2% ऑफ जीडीपी का डेफिसिट है हमारे पास, ठीक है। ये तो हो गया रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट करता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये मॉड लगा दो, ठीक है। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया माइनस ग्रांट टू वेरियस बॉडीज विच वर स्पेंड ऑन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल से मतलब जो परमानेंट इन नेचर थे, ठीक है। मान लो जो ये ग्रांट मिला इंटरेस्ट, सॉरी, ये जो हमने स्टेट को ये जो ग्रांट दिया, ये जो स्टेट को जो ग्रांट दे रहे हैं, ये ग्रांट्स का यूज इसने किया कोई परमानेंट एसेट बनाने में। जब परमानेंट एसेट बन गया उसकी वैल्यू तो मतलब वो फिर हरदार से, जैसे मान लो कोई एक ऐसा पुल बनाया, उस पैसे से पुल बना दिया, अब वो पुल तो मतलब 10 साल के लिए बन गया है, तो उस वाली जो कैपिटल जो जितने सारे पैसों से कैपिटल एसेट बनता है उसको घटा दिया जाए तो आएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। वास्तव में इफेक्टिव मतलब वास्तव में कितना रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, वो हमेशा कम होगा रेवेन्यू डेफिसिट से, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा ज़्यादा होगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से, ये बात सही है, एकदम सही है। अब आता है कैपिटल पार्ट। कैपिटल पार्ट पहले समझो, कैपिटल पार्ट में क्या क्या होता है। कैपिटल पार्ट तो होता है जो 1 साल से ज़्यादा के लिए है। कैपिटल पार्ट है 1 साल ज़्यादा के लिए। यहाँ पर पैसा कहाँ कहाँ से हम रिसीव करते हैं? यहाँ पर पैसा रिसीव करते हैं, पहले मान लो डेट से उधार लेते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट है वो उधार लेती है मार्केट से, जब मार्केट से लेती है, जब उधार लेती है इंटरनल मार्केट से उधार लेते हैं वो 6.5 लाख करोड़ रुपए है। और जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, IMF, वर्ल्ड बैंक, उससे 44,000 की बोरोइंग करते हैं। और इंटरनल बोरोइंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं मार्केट से, 6.7 लाख करोड़ की करते हैं, ठीक है। और नॉन डेट कहाँ से पैसा आता है?
से कोई स्टेट जो लोन लिया था 10 साल पहले उसने लोन वापस कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट, तो लोन रिकवर्ड हो गया। या फिर किसी कंपनी में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया तो वहाँ से पैसा आ गया, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट लोन रिकवर्ड ही कैपिटल है। अब मार्केट से लोन लिया, वहाँ से पैसा आया, एक्सटर्नल बोरोइंग की, वहाँ से लोन आया। खर्चा हम कहाँ करते हैं, लोन देने में करते हैं। मान लो हमने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया 10 साल के लिए, वहाँ खर्चा हुआ। कैपिटल गुड्स एसेट, हमने कुछ ऐसा एसेट बनाया है जैसे पुल है, ब्रिज है, सड़क है, ऐसा बनाया जो कई सालों के लिए हो गया, तो वहाँ पे खर्चा किया एक्सपेंडिचर कैपिटल अमाउंट का, ठीक है। आप देखो इसमें समझो कैपिटल पार्ट में जो इंटरनल बोरोविंग है वो ज़्यादा है कंपेयर देन एक्सटर्नल बोरोविंग। ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 6.5 लाख करोड़ फ्रॉम इंटरनल बोरोविंग, ठीक है। कहाँ कहाँ से सरकार कौन बोरो कर रहा है, गवर्नमेंट बोरो कर रही है। किससे कर रही है, फ्रॉम आरबीआई से कर रही है, फ्रॉम मार्केट से कर रही है, बैंक और नॉन बैंक से कर रही है, फ्रॉम स्मॉल सेविंग इशू करके कर रही है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू करते हैं उस सबको सर्टिफिकेट इशू करके कर रही है, फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, लोग जब पैसे जमा करते हैं वहाँ से प्रोविडेंट फंड से कर रही है। तो ये गवर्नमेंट यहाँ से इंटरनल बोरोविंग करती है जो कि 6.5 लाख करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपेयर देन एक्सटर्नल बोरोविंग। और 44,000 की एक्सटर्नल बोरोविंग करती, कहाँ से करती है, लाइक फॉरेन कंट्री से कर दिया बोरोविंग, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कर दिया, वर्ल्ड बैंक, IMF, ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट, AIIB, यहाँ से कई कई जगह से ये लोग बोरोविंग करते हैं, एक्सटर्नल बोरोविंग होगी, ठीक है। अब आता है डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन इन का क्या मतलब है। अब डिसइन्वेस्टमेंट, देखो वेरियस मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अब आता है पहला, कन्वर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड इशूइंग IPO। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पहले कुछ लोग चलाते थे उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दो और IPO इशू करो और वहाँ से पैसे उठाओ, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। एक्सचेंज ट्रेड फंड के थ्रू कर सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ऑफर क्या होता है, ऑफर शेयर ओनली टू नॉन रिटेल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है कि शेयर ऑफर करो ओनली टू नॉन रिटेल इन्वेस्टर, मतलब ऐसा नहीं छुटपुटिया नहीं, 10-20 शेयर नहीं खरीदना है, पूरा पूरा बल्क में शेयर खरीदना है, इन लोगों को ऑफर करो। ऑफर फॉर सेल का क्या मतलब है कि जो शेयर हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं रिटेल वालों को भी और नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स को भी, मतलब जो बल्क लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, जो छुटका में लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ डेफिसिट, ठीक है। हम सबसे पहले कई तरह के डेफिसिट होते थे, उसमें टाइप ऑफ डेफिसिट देखेंगे। अब देखो जैसे जब गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो बोलेंगे बजट सरप्लस में है। जब बजट का जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों ही बराबर हो मतलब बैलेंस बजट है। अब जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो बजट डेफिसिट में है, ठीक है। अब सबसे पहले आता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो सबसे ज़्यादा होता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब रेवेन्यू मतलब वो मतलब जो एक साल के अंदर चीज़ें होती हैं उसमें रेवेन्यू में आती हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने खर्चा किया और जो हमने कमाया उस पर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसिप्ट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। वो हमारा करेंटली है 4.3% ऑफ GDP। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस वो सारी ग्रांट्स जो सरकार को साल जो स्टेट गवर्नमेंट को 10 साल दी जाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसका यूज़ कैपिटल एसेट मतलब कोई बड़ा एसेट बनाने में करता है। फॉर एग्जांपल एक साल के लिए कोई आपको ग्रांट दी गई, मान लो 100 करोड़ रुपए ग्रांट दी गई किसी यूपी गवर्नमेंट को मान लो दी गई, और यूपी गवर्नमेंट ने बना दिया पुल, ब्रिज, रोड, ये सब बना दिया उस पैसों से, तो वो कैपिटल एसेट में आएगा। तो अगर उसको रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर दें, क्योंकि वो तो परमानेंट फीचर हो, परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया गया है, तो आएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और ऑब्वियसली जब कुछ चीज़ माइनस हो रही है तो कम ही होगी, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट से हमेशा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कम होगा, ठीक है। अब आता है बजट डेफिसिट क्या होता है। बजट डेफिसिट मतलब जो हमने हमारा जो बजट है, बजट मतलब क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें लेते हैं, मतलब कुछ पैसा लिया कुछ खर्चा किया, तो बजट डेफिसिट हमेशा जीरो ही होता है। क्यों जीरो इसलिए होता है क्योंकि तुम बोरोविंग करते हो ना, तुम खर्चा कब करोगे, मतलब तुम्हारा पैसा नहीं है लेकिन तुम्हें खर्चा भी करना है तो तुम क्या करोगे, बोरो करोगे। तो मान लो मेरे पास 0 रुपया था, मुझे खर्चा करना 10 रुपये, तो मुझे 10 रुपये की बोरोविंग करनी पड़ेगी। जब मैं 10 रुपये उधार लूँगा और मैं 10 रुपये खर्चा करूँगा तो मेरा बजट इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन मेरा फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ,
फिजिकल डेफिसिट हमारा 10 रुपये हो गया। क्यों? क्योंकि बजट डेफिसिट कितना था हमारा, वो तो जीरो था, प्लस बारोविंग मैंने कितनी की, 10 रुपये की है, तो फिजिकल डेफिसिट मेरा 10 रुपये हो गया। तो यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू होता है बजट डेफिसिट प्लस बारोविंग। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया? प्राइमरी डेफिसिट हो गया फिजिकल डेफिसिट दैट इज बारोविंग माइनस इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन प्रीवियस लोन्स। समझ रहे हो? जितना मैंने बारोविंग की है और माइनस जो मैंने बारोविंग की है इस बारी, और जो मैंने बहुत पुराने लोन ले रखे हैं उसमें से जो मैं देता हूँ, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन ले रखे हैं ना, तो लगभग यहाँ पर देखो ये 6.7 लाख करोड़ रुपए तो वो हर साल लोन देती है, मतलब इंटरेस्ट चुकाती है। ठीक है, तो जो बारोविंग की माइनस जो लोन लिया है 6.7 लाख करोड़ रुपए, वो जो चुकाते हैं उसको बोलते हैं फिर प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन प्रीवियस लोन्स, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो अब एक बात समझ लो, ये कि फिजिकल डेफिसिट सबसे ऊपर रहेगा, देन रेवेन्यू डेफिसिट, देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, देन प्राइमरी डेफिसिट। सबसे क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट सबसे नीचे इसलिए है क्योंकि जो सबसे बड़ा अमाउंट है 6.7 लाख करोड़ रुपए, जब वो तुम घटा दोगे तो ऑब्वियसली सबसे नीचे ही आ जाओगे तुम, राइट। तो फिजिकल डेफिसिट 3.4% मान लो है, रेवेन्यू डेफिसिट 2.2, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.3 और प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो, अब एक बात और समझो, जैसे फिजिकल डेफिसिट में जो बोरोइंग करते हैं, अब फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट ऊपर क्यों हो गया? अबे सोचो, रेवेन्यू डेफिसिट तो केवल रेवेन्यू के बारे में बातें कर रहा है, रेवेन्यू में कितना कम ज़्यादा हुआ है, बट फिजिकल डेफिसिट में तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही इंक्लूडेड है, राइट। इसलिए फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब देखो फिजिकल डेफिसिट सबसे ऊपर है, बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग। जब बोरो करते हैं तो बोरोइंग दोनों इंक्लूडेड है, रेवेन्यू वाली भी कैपिटल वाली भी, इसलिए ज़्यादा है ये। फिर रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होगी? रेवेन्यू की डेफिसिट में रेवेन्यू की रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू की एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो भी ग्रांट स्टेट को दी गई है और उसने कैपिटल एसेट बना लिए हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि जो फिजिकल डेफिसिट हमारा सबसे ऊपर है, उससे जो इंटरेस्ट पेमेंट जो हर साल हम इंडियन गवर्नमेंट करती है वो किया, तो वो प्राइमरी डेफिसिट हो गया। अब ये जो ऊपर नीचे का है, याद रखो, ये पेपर में पूछ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे होती है। जैसे मान लो कि फाइनेंसिंग, अब सरकार ने उधार तो लिया है, लेकिन उसको फाइनेंस कैसे करोगे? कैसे करेंगे? बाय टैक्सेशन, बाय बारोविंग, बाय प्रिंटिंग मनी प्रिंट करके या बारोइंग करके, जो भी ये फिजिकल डेफिसिट का गैप आ गया है। ठीक है, हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा बजट है, मतलब हमें तो मिला है 10 रुपये, लेकिन हमें खर्चा करना है 20 रुपये, तो 10 रुपये कहाँ से लाओगे? टैक्सेशन से ला सकते हो, बारोविंग करके ला सकते हो, और प्रिंटिंग मनी, आरबीआई प्रिंटिंग मनी करे और वहाँ से 10 रुपये ला सकते हो। ठीक है, तो ये तरीके हैं डेफिसिट को फाइनेंस करने के। जो डेफिसिट आया है हमारे बजट में, उसको फाइनेंस कैसे करोगे? टैक्सेशन से करोगे, बारोइंग से करोगे, प्रिंटिंग मनी से करोगे। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? इफ़ गवर्नमेंट बारोज more money from household and financial intermediaries like LIC, EPFO, bank, then that much less money will be available for loans to private corporates and private corporate borrowers। सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो सरकार ने जो भी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ से उसने बोरोविंग कर ली, अपने डेफिसिट को फाइनेंस करवा लिया, लाइक बैंक से पैसा लिया, LIC से लिया, EPFO से लिया, SLR से लिया, बहुत सारी चीज़ों से लिया। तो अब जो मार्केट में जो कॉरपोरेट्स हैं उनके पास तो वो बहुत सारे ऑप्शन काफ़ी कम बचे ना पैसे लेने के, क्योंकि पैसे हैं ही नहीं, सारे तो गवर्नमेंट ने ले लिए, तो उसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट। ठीक है, इससे घाटा क्या होता है? ऑन प्राइवेट बोरोवर्स में क्या होता है? इट हार्म्स द फैक्ट्री एक्सपेंशन एंड जॉब क्रिएशन। तो प्राइवेट जो कंपनी ऐसे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उन्हें से पैसा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, फाइनेंशियल रिप्रेशन क्या होता है? जब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर के केस में जब सरकार ने बहुत सारा पैसा मार्केट से ऐसे ही ले लिया, बैंक से, LIC से, EPFO से, तो अब जैसे कहते हैं गवर्नमेंट फोर्स करती है SBI से, LIC से, EPFO टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यूजिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। जो भी बैंक के पास जो भी सरप्लस मनी है, जो पैसा है,
उसमें क्या है कि वो कह गवर्नमेंट कहे कि हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदो और हमें पैसा दो, तो मार्केट से सारा पैसा तो गवर्नमेंट निकाल लिया, तो प्राइवेट वालों के पास पैसा नहीं है, तो बोलेंगे क्राउडिंग आउट। लेकिन जो अब मान लो अगर वो पैसा नहीं निकाला होता गवर्नमेंट ने, तो ये सब जो LIC हैं, SBI, ये काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आती हैं लोगों के लिए, इंश्योरेंस की स्कीम्स या फिर कोई अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड, ये सब बढ़िया बढ़िया कुछ आता है और लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। बट अब ऐसा हुआ ही नहीं, सारा पैसा तो निकाल लिया गया, तो इसको बोलेंगे फाइनेंशियल रिप्रेशन ऑफ द हाउस होल्ड। अब लोगों के पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। मान लो पहले LIC इंश्योरेंस आता है, इसमें प्रीमियम आपको देना पड़ता है केवल एक, पहले मान लो ये LIC बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, उस पर सारे कुछ पैसे वैसे होते हैं, तो पहले वो प्रीमियम कहती है 1% प्रीमियम लगेगा। अब मान लो पैसा सरकार ने सारा ले लिया है, तो अब वो कहेगी 2% प्रीमियम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बहुत है फाइनेंशियल रिप्रेशन टू द हाउस होल्ड। मोनेटाइजिंग ऑफ डेफिसिट, मान लो जो मेरे पास केवल 10 रुपये है और मुझे खर्चा करना है 20 रुपये, तो मुझे 10 रुपये कहीं और से लाने पड़ेंगे ना, तो 10 रुपये कहाँ से लाऊंगा। इसका एक तरीका ये भी है कि डेफिसिट को मोनेटाइज करो। ये कैसे होता है कि सपोज करो हाई लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट है हमारे पास और इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रिड्यूस कर दिया सोवरेन रेटिंग ऑफ इंडिया की। ठीक है, इन्वेस्टर विल डिमांड मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिमेन अनसोल्ड। ठीक है, आरबीआई फोर्स टू बाई इट एंड प्रिंट मोर मनी टू गिव गवर्नमेंट। अब RBI क्या करेगा, गवर्नमेंट मान लो कि जब गवर्नमेंट की डेफिसिट ज़्यादा होता है ना, जब डेफिसिट ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट की रेटिंग कम हो जाती है। जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज होती हैं, तो अभी BAA है इंडिया की, क्योंकि इंडिया के पास फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है तो उसकी रेटिंग कम है, तो रेटिंग कम है तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं, GSEC है, उन पर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। तो बचा क्या, जो लोकल लोग हैं जैसे RBI है, अब उन्हीं को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए RBI क्या करेगी भाई, उसके पास अगर पैसा मान लो उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगी, मनी को प्रिंट करेगी। प्रिंट इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड। मनी को प्रिंट करेगी और फिर उसको बाई करेगी GSEC को। ठीक है, GSEC को बाई किया और इसे बोलते हैं मोनेटाइजिंग द डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट को मोनेटाइज करना। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम रहती है। कैसे, अब GSEC जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी RBI ने खरीदने लगा। ठीक है, खरीदने लगा। अब RBI GSEC खरीद रहा है गवर्नमेंट से, तो बदले में उसको रुपए देगा। जो मार्केट में रुपए खूब सारा आएगा तो इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, और मान लो और ज़्यादा रुपया आया तो और ज़्यादा करेगी, तो करे जब खूब सारा रुपए मार्केट में आ जाएगा, ठीक है, खूब सारा रुपया आ गया तो रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अभी जो चीज़ को रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी सबके पास। अगर मान लो सभी आदमी के पास रुपए काफ़ी ज़्यादा आ गया है, सबके पास ज़्यादा आ गया, तो क्योंकि गुड्स तो लिमिटेड है, लिमिटेड गुड्स के लिए बहुत सारा पैसा है, तो गुड्स के रेट बढ़ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी और हाइपर इन्फ्लेशन भी आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये फिजिकल तो हो ही गया। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये क्या है, NK सिंह एक पैनल बना था, उसने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 उसी के अंतर्गत आया था। ठीक है, अब देखो इसमें 4 चीज़ों का जिक्र हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टारगेट्स हैं, 4 चीज़ों का जिक्र हुआ है। पहला फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, सबसे ऊपर फिजिकल डेफिसिट है, फिर रेवेन्यू डेफिसिट है, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है। ठीक है, और चौथा क्या है, डेट टू GDP रेशियो। ठीक है, अब फिजिकल डेफिसिट के बारे में बातें हो गई हैं। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या है, 2.5% 2023 तक। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट क्या है, 0.8% 2023 तक। प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट है 0% 2020। इसमें मैं पता नहीं यार 25-26 कुछ ऐसा था, याद नहीं आ रहा है, देखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का भी टारगेट है 0% का। ठीक है, डेट टू GDP का रेशियो क्या करना है, प्रेजेंटली कितना है, 70% का है। डेट टू GDP प्रेजेंटली 70% है, टारगेट क्या है इसकी 60% तक लेके आना है। प्रेजेंटली स्टेट के पास 21% का डेट टू GDP रेशियो है, 21%, और सेंटर और उसको लाना है 20% पे, और सेंटर के पास 49.4% का डेट टू GDP का रेशियो है और उसको लाना है 40% पे। ठीक है, FRBM मैंडेट करता है 3 पॉलिसी स्टेटमेंट को वित्त बजट।
अल्फा बी में कहता है कि बजट के साथ 3 पॉलिसी स्टेटमेंट भी लेके आओ। कौन कौन से? पहला मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, दूसरा फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, तीसरा मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है, 3 चीज़ लेके आना है। कौन कौन सा? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है, अब और जो टारगेट्स हैं, 4 चीज़ों के लिए टारगेट्स हैं। पहला है डेट टू जीडीपी रेशियो, दूसरा फिजिकल डेफिसिट, तीसरा रेवेन्यू डेफिसिट, चौथा प्राइमरी डेफिसिट। ये 4 टारगेट्स हैं। इसमें स्केप क्लॉज की भी एक व्यवस्था की गई है कि कब आप ये टारगेट चाहो तो ना फॉलो करो। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी कोई बात आ जाए, नेशनल कैलेमिटी कोई बात आ जाए, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात आ जाए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन द इकोनॉमी की बात हो, 3% फॉल इन द क्वार्टर्स ग्रोथ कंपेयर टू 4 प्रीवियस क्वार्टर्स। ठीक है, किसी क्वार्टर में 3% का फॉल हो जाए कंपेयर देन 4 प्रीवियस क्वार्टर, इन सब केस में आप इसके क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।